हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आज के इस लेक्चर में हम लोग पीटी 365 अपडेटेड का जो सेकंड पार्ट आया है या सेकंड मैगजीन कह लीजिए उसको कवर करने जा रहे हैं। अभी तक जितनी भी पीटीज आई हैं हमने सबको कवर कर लिया है, दैट आर अवेलेबल ऑन द चैनल। आप जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिफरेंट मैगजीन्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पीटीज आर बीइंग डन। सो ये जो नई वाली अपडेटेड सेकेंड पार्ट आई है पीटी 365 में, ये अप्रैल 15 तक का करंट अफेयर कवर करती है। आपको इसके फ्रंट मैगजीन का जो पेज है वहां से भी डेट दिख गया होगा। सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है। वेरी फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द असेंट टू द बिल्स विच इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर टू द गवर्नर। अभी देखिए, कोई भी जो बिल है वो एक्ट कब बनता है? जब उसको स्टेट लेवल पे गवर्नर जो है उनकी स्वीकृति मिल जाती है और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट जो है उनकी स्वीकृति मिल जाती है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नर को जब भी बिल देते हैं या फिर प्रेसिडेंट को जब सेंट्रल लेवल पे बिल प्रोवाइड किया जाता है तो इनके पास ऑप्शंस होते हैं। लाइक वो चाहे तो बिल को असेंट यानी स्वीकृति दे सकते हैं, चाहे तो उसको डिनाई कर सकते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास, इसके बारे में थोड़ा जजमेंट दिया है। आर्टिकल 200 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये पावर देता है गवर्नर को कि वो डिफरेंट एक्शंस बिल के ऊपर ले सकते हैं जब भी स्टेट लेजिस्लेचर उनको बिल प्रेजेंट करेगा। इन द सेम मैनर ऐसा हो सकता है कि गवर्नर खुद से बिल पे कोई एक्शन ना लेकर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख लें, तो फिर प्रेसिडेंट उस पर जो चाहे वो एक्शन लेंगे। तो ये जो प्रेसिडेंट वाला आर्टिकल है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर रहे हैं, ये आर्टिकल 201 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 200 में पहले देखते हैं कि जब ही गवर्नर के पास बिल जाता है तो व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर बीइंग देयर विद द गवर्नर। गवर्नर चाहे तो बिल को असेंट दे सकते हैं। इफ द असेंट इज बीइंग ग्रांटेड देन बिल जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। वो चाहे तो असेंट को विद होल्ड कर सकते हैं। अब विद होल्ड कितने लंबे समय तक करें ये कोई नहीं जानता, तो विद होल्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने बिल को ऑल ओवर रिजेक्ट ही कर दिया, वो उसके ऊपर कभी भी आगे एक्शन कुछ लेंगे ही नहीं। थर्ड ऑप्शन या चॉइस होता है उनके पास कि वो बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है गवर्नर के पास कि मतलब अगर उनको लग रहा है कि बिल में कुछ क्लॉज हैं जो उनको पसंद नहीं आए या फिर वो वाइबल क्लॉज नहीं है, सही नहीं है, तो वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। लेकिन वो बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कि जितने नॉन मनी बिल हैं या फिर कह लीजिए ऑर्डिनरी बिल्स हैं, दैट कैन बी रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द गवर्नर फॉर द रिकंसिडरेशन पर्पस। रिकंसिडरेशन के बाद अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस बिल को दोबारा से पास कर देता है और दोबारा पास करते टाइम स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो गवर्नर की बात को सुन के उसमें डाले बिल में, चाहे तो नहीं डाले, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल दूसरी बार से सेम वैसे ही पास कर दिया या फिर चेंजेस करके भी पास किया, उसके बाद गवर्नर जो है वो ऑब्लिगेटेड हो जाते हैं कि उनको उस बिल को स्वीकृति या फिर असेंट देना ही पड़ेगा। यहाँ से हमें कुछ चीजें क्लियर हो गई कि नॉन मनी बिल जो है वही केवल रिकंसिडरेशन के लिए जाएंगे। यानी कि अगर मनी बिल है तो गवर्नर उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को वापस नहीं भेज सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन पर्पस, ठीक है। तो मनी बिल को क्यों नहीं भेज सकते वापस? अब तो पीटी आ रहा है तो आप सबने पढ़ा भी होगा अच्छे से पॉलिटी को। मनी बिल को इसलिए नहीं भेज सकते हैं क्योंकि मनी बिल जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज बीइंग डन ऑन द प्रायर कंसिडरेशन या फिर प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। पहले से ही गवर्नर से अप्रूवल लेके मनी बिल जो है वो पेश किया गया होता है। तो बाद में गवर्नर जो है वो उनको बिल को असेंट तो देंगे ही ना, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही उसको प्रायर अप्रूव कर रखा था। इसीलिए मनी बिल में रिकंसिडरेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। सेंट्रल लेवल पे मनी बिल का जो प्रायर अप्रूवल होता है वो प्रेसिडेंट देते हैं। तो देखिए, अब रिजर्वेशन अगर प्रेसिडेंट अगर बिल को रिजर्व किया है फॉर द प्रेसिडेंट, तब क्या चीज होगी? तो गवर्नर जो है वो अगर उनको लगता है कि कोई बिल जो है वो फेडरलिज्म के लिए थ्रेट है या फेडरलिज्म जो है उसको वायलेट कर रहा है, तो भी वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं, रिकंसिडर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। और एक जगह तो वो रखते ही हैं कि अगर उनको लगता है कि हाई कोर्ट की पावर को जो बिल है वो थ्रेट कर रहा है, तो फिर बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर द डिसीजन पर्पस। गवर्नर खुद से इस पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अब आर्टिकल 201 बोलता है कि जब प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल तो व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या क्या चीज कर सकते हैं उस बिल पे, और ये स्टेट बिल की बात हो रही है, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को असेंट दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं,
और एसेंट विदहोल्ड भी कर सकते हैं। विदहोल्ड का ना जनरली मतलब यही होता है कि बिल रिजेक्ट ही समझो, ठीक है, क्योंकि विदहोल्ड करके रख लिया कितने लंबे समय तक कुछ नहीं पता है। और या फिर वो गवर्नर को बोल सकते हैं प्रेसिडेंट की दोबारा से बिल को रिटर्न करो स्टेट लेजिस्लेचर को, और स्टेट को बोलो कि इसको रिकंसिडर करे। अब आर्टिकल 201 के साथ इशू क्या है कि इसमें ना कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। मतलब इसमें ये नहीं बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है उनको कितने समय के दौरान ही उस बिल के ऊपर अपना डिसीजन जो है वो बता देना होगा। जैसे अगर उन्होंने विदहोल्ड कर लिया एसेंट, तो फिर नहीं पता कितने महीनों सालों तक उन्होंने वो बिल को विदहोल्ड करके रख लिया। अगर स्वीकृति देने का उनका डिसीजन भी है, तब भी वो बिल को अपने पास अभी रखे ही हुए हैं। मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है कि विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ प्रेसिडेंट को विल पे डिसीजन लेना ही है। दिस इज द बिगेस्ट इशू विद द आर्टिकल 201। और सरकारिया कमीशन और पंछी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि एक टाइमलाइन होना चाहिए जिसमें प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है वो उतने टाइम में उनको दे देना है, और ये टाइमलाइन जो है स्टेट बिल के लिए लागू होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा फॉर द रिकंसिडरेशन पर्पस, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जब प्रेसिडेंट ने दोबारा से बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया स्टेट लेजिस्लेचर को वापस, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा से बिल को पास किया विद और विदाउट द चेंजेस, तो क्या प्रेसिडेंट बाउंड हैं कि वो उस बिल को असेंट अब देंगे ही देंगे? जैसे कि इस केस में गवर्नर जो थे वो बाउंड थे, हमने देखा था। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का ये केस था। अब इस केस में कुछ डिफरेंट टेक अवेज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए। आर्टिकल 200 का ही डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नर को ये नहीं कहता कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो है या फिर पॉकेट वीटो है जिसको वो एक्सरसाइज करें। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि मतलब गवर्नर जो है उस बिल को जितने भी लंबे समय के लिए अपने पास चाहें रख सकते हैं, और फिर डिसीजन जब अपने मन से चाहे वो ले सकते हैं। मतलब उनके पास टाइम लिमिट नहीं है कि स्टेट ने एक बार बिल दे दिया तो 2 महीने में गवर्नर को डिसीजन देना है, 3 में देना है, 4 में नहीं, ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। और पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि परमानेंटली अपनी पॉकेट में उन्होंने बिल डाल दिया, उसके बाद उनकी मर्जी, वो पॉकेट में पड़ा रहे, कुछ डिसीजन उनको लेना है नहीं लेना उन पर डिपेंडेंट रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि गवर्नर जो है ना उनके पास ये एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो जो है ना इसका एक्सरसाइज करने का प्रावधान जो है वो नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नर को डिसीजन मेकिंग में थोड़ा टाइम पीरियड अपना तय कर लेना चाहिए कि हाँ जी इतने टाइम पीरियड में हम जो डिसीजन है वो ले लेंगे। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि एसेंट को विदहोल्ड करके रख लेना, उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि गवर्नर ने कोई एक्शन भी नहीं लिया और उस बिल को ना परमानेंटली या फिर इंडेफिनिट पीरियड के लिए फिर से पेंडिंग रख लिया। तो दोनों ही पेंडिंग का ही केस जो है वो निर्धारित करते हैं फॉर द बिल, इसीलिए इन वीटो को एक्सरसाइज नहीं करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। गवर्नर जो है वो बिल को प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकते हैं वंस इट इज रिप्रेजेंटेड। अच्छा देखिए, अगर ऐसा हो ना कि गवर्नर के पास बिल आया, गवर्नर ने इस बिल को बोला स्टेट को कि रिकंसिडर करो, अब रिकंसिडर करके फिर से वापस आया, तो हमने देखा रिकंसिडरेशन के बाद गवर्नर को असेंट देना ही पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जब भी रिकंसिडरेशन के बाद बिल आएगा वापस, तो गवर्नर को ये नहीं करना कि अब रिकंसिडरेशन के बाद बिल वापस आया तो इस बिल को गवर्नर रिजर्व करके रख लें फॉर द प्रेसिडेंट, ये चीज वो नहीं कर सकते हैं। गवर्नर जो है उनको स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस से ही चलना होगा, उनके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवाइस है उसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस, ठीक है। इकलौती एक्सेप्शन ये है कि कोई बिल अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर को इफेक्ट कर रहा है तो गवर्नर उसमें अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन? कि वो बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट। अब उसके बाद कोर्ट ने क्लियर टाइमलाइन की बात की है कि गवर्नर को सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान ही बिल के ऊपर अपना डिसीजन जो है वो लेना होगा, देना होगा। अगर वो ये डिसीजन नहीं लेते हैं तो ये जुडिशियल रिव्यू में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइमलाइंस बताई हैं कि गवर्नर को कैसे एक्शंस कौन कौन से बिल में कितने टाइम पीरियड में ले लेना है। सो 1 मंथ का टाइम दिया गया है। मतलब अगर बिल को रिजर्व करके रखा हुआ है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, या फिर अगर गवर्नर बिल को विदहोल्ड करना चाहते हैं उसके असेंट को, तो वो 1 महीना ही ये चीज कर सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन उन्हें बताना होगा। इसके अलावा अगर बिल प्रेसिडेंट के लिए कंसिडर करके रखा गया है या रिजर्व करके रखा गया है और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के उल्टा जाके गवर्नर ने ये बिल को रिजर्व करके रखा है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो 3 महीने में उनको ये बिल प्रेसिडेंट को सौंपना होगा। इसके अलावा अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिल को गवर्नर असेंट नहीं देना चाहते हैं या विदहोल्ड करना चाहते हैं असेंट को,
तब भी गवर्नर को वो बिल जो है वो रिटर्न करना होगा स्टेट लेजिस्लेचर को 3 महीने के अंदर, साथ में मैसेज बताना होगा कि क्यों विदहोल्ड वो करना चाहते थे। इसके अलावा अगर बिल को दोबारा से असेंबली री अनेक्ट करती है, यानी दोबारा से उसको लेके आती है, फिर से गवर्नर को भेजती है, तो 1 महीने के अंदर गवर्नर को असेंट देना होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में फिर से बिल उनके पास घूमकर वैसे ही आ गया है। ठीक है। अब आर्टिकल 201 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रेसिडेंट के पास भी टाइमलाइन होनी चाहिए कि जो भी बिल स्टेट से रिजर्व होके प्रेसिडेंट के पास आया है, उनको टाइम पीरियड के अंदर ही उसके ऊपर डिसीजन लेना होगा। तो यहाँ बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है उनको 3 महीने का मैक्सिमम पीरियड मिलेगा जहां पे बिल के ऊपर उनको डिसीजन लेना होगा और अपना रीजन उनको डिक्लेयर करना होगा। इवन अगर वो विद होल्ड भी कर रहे हैं एसेंट, विद होल्ड का मतलब समझिए रिजेक्ट भी अगर वो कर रहे हैं बिल को, देन ऑल्सो द डिसीजन शुड बी नरेटेड टू द स्टेट। स्टेट जो है उसको कोऑपरेट करना होगा और जो भी क्वेरीज वगैरह है उसका आंसर करना होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट से ना स्टेट को पहले थोड़ा सा सजेशन ले लेना चाहिए कि हाँ जी ये बिल हम लेके आने वाले हैं, ताकि वो बिल प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन के लिए जाए ही ना, उस पर पहले ही क्लैरिटी रहे। इसके अलावा रिट ऑफ मैंडेमस जो है ये जारी की जा सकती है प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर वो विद इन द टाइम लिमिट स्टेट के रिजर्व बिल पे एक्शन नहीं लेती हैं। अच्छा, रिट ऑफ मैंडेमस क्या होता है? आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट रिट्स का जिक्र किया गया है। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब होता है किसी भी अथॉरिटी को उसकी ड्यूटी के लिए कॉल आउट करना और बोलना कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ये वाली रिट जारी की जा सकती है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास भी बोला गया है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एब्सोल्यूट वीटो। और एब्सोल्यूट वीटो का मतलब परमानेंटली अपनी जेब में बेल्ट डाल के नहीं रख सकते, आपको बताना होगा स्टेट को इवन इफ यू आर रिजेक्टिंग द बिल कि क्यों आप ये कर रहे हो। ठीक है, क्यों आपने अभी तक कोई असेंट नहीं दिया या फिर विदहोल्ड कर लिया असेंट को। स्टेट जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल, जैसा मैंने कहा। आर्टिकल 143 की भी इसमें बात की गई है कि प्रेसिडेंट चाहे तो कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं अगर बिल को उन्होंने इस ग्राउंड पर रिजर्व करके रखा है कि बिल में कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अच्छा, एक चीज और, जब भी प्रेसिडेंट जो है वो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांगते हैं तो ये एडवाइस जो है वो मैंडेटरी जो है वो नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंडेटरी तो किसी केस में नहीं होती। और एक चीज और होती है कि इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर चाहे तो डिनाई कर सकता है एडवाइस देने को। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द एडवाइस। लेकिन अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड का जो है मुद्दा निकल के आया है और उससे रिलेटेड एडवाइस प्रेसिडेंट को चाहिए, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो एडवाइस दे। नेक्स्ट बात करेंगे वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की, जिसको प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिल चुकी है। सो व्हाट इज वाकफ? तो देखिए, दरअसल ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक्सक्लूसिवली किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए रखी गई होती हैं इस्लामिक लॉ के चलते, और इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता किसी भी दूसरे पर्पस के लिए। वाकफ प्रॉपर्टी जो है कहा जाता है कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तो मुतावली जो है वही इनको एडमिनिस्टर करते हैं इन प्रॉपर्टीज को। वाकफ बोर्ड आज के टाइम पे 8.7 लाख प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं अक्रॉस द इंडिया। इंडिया जो है उसमें उसके उसके पास लार्जेस्ट वकफ होल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में। अब डिफरेंट चेंजेस किए गए हैं प्रोविजंस के अंदर, एग्जिस्टिंग एक्ट के अंदर। सबसे पहले बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो है वो तब तक वाकफ क्रिएट नहीं कर सकता जब तक कि आप ऐसे समझिए कि वो लॉफुल ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर एक बार वाकफ में चली गई तो फिर ये उस लॉफुल ऑनर की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इसके अलावा एक्ट में सर्वे कमिश्नर जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, जो सारा देखरेख करेंगे, सर्वे करेंगे वाकफ का। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है अगर वो आइडेंटिफाई की गई है वाकफ के तौर पे, तो अब वो वाकफ नहीं रहेगी, ये भी क्लियर कर दिया गया। सेंट्रल वाकफ काउंसिल जो है इसका कॉम्पोजिशन बताया गया है कि यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज जो होंगे वाकफ के वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होंगे, फिर कुछ एमपीज वगैरह भी इसके मेंबर रहेंगे, इवन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस भी इसका पार्ट रहेंगे। एक्ट में साफ बोला गया कि जितने काउंसिल मेंबर हैं एक्सेप्ट द मिनिस्टर वो मुस्लिम होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 जो है वो विमेन होनी चाहिए, 2 मेंबर नॉन मुस्लिम भी होने चाहिए। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल वाकफ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर की भी बात की गई है। इन द सेम मैनर जो वाकफ बोर्ड बनाया जाएगा उसमें भी नॉन मुस्लिम मेंबर रहेंगे। तो यहीं से बेटी का क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जिस्टिंग एक्ट में बोला गया है कि वाकफ बोर्ड में ओनली द मुस्लिम मेंबर्स वुड बी देयर, क्योंकि दिमाग में यही चलता है ना कि उन्हीं की प्रॉपर्टीज को डील करने वाला मुद्दा है। तो इट इज नॉट लाइक दैट, नॉन मुस्लिम मेंबर्स आर आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ वाकफ बोर्ड एंड वाकफ काउंसिल। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल की बात की गई है। ट्रिब्यूनल मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसके ऊपर जज देना, उसके ऊपर जजमेंट देना। इसमें जज जो होंगे क्लास 1 के वो भी मेंबर रहेंगे, एक्सपर्ट जो होंगे मुस्लिम लॉ के वो भी मेंबर रहेंगे। फिर ट्रिब्यूनल की जजमेंट अगर अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए अगर अपील करनी है तो हाई कोर्ट में 90 दिनों में वो अपील की जा सकती है। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल बनाया ही नहीं गया है या वो फंक्शनिंग में नहीं है तो सीधा हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर कमेटी जो है सीनियर जजेस की वो बनाई है, जो एक्चुअल में इससे बनाएगी कि सीनियर दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, एक उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे ह्यूज कैश मिला है, तो उस कैश की इंक्वायरी के लिए बनाई गई। तो देखिए 1999 से ही इंक्वायरी का जो प्रोसीजर है जजेस का आपस में, वो इन हाउस मैकेनिज्म के तौर पे चलता आ रहा है। सो इसमें बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट हो गया, फिर रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ हो गया, इन सब के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके पास कंप्लेंट जाती है किसी भी जज के खिलाफ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के। फिर 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जो उस कंप्लेंट की देखरेख करती है, मतलब उस कंप्लेंट को एग्जामिन करती है और फिर देखती है कि क्या जिस जज के खिलाफ, जैसे यहाँ पे कैश मिला जज के पास बहुत सारा, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेना है, क्रिमिनल एक्शन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अगर कंप्लेंट हाई कोर्ट के जज के खिलाफ है तो कमेटी में 2 चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, और इसके अलावा एक हाई कोर्ट के जज भी होंगे। अगर कंप्लेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और 2 चीफ जस्टिस होंगे बाकी हाई कोर्ट्स के। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कंप्लेंट है तो 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो कमेटी है वो बनेगी। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसमें रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में क्लियरली लिखा गया है। तो देखिए रिमूवल ऑफ जजेस जो है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, क्विक बिट्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 124 डील करता है रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ, और आर्टिकल 217 बात करता है हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाना है उसके बारे में। तो जजेस के इम्पीचमेंट के बारे में ये आर्टिकल्स बात करते हैं। 2 ग्राउंड्स पे जज को इम्पीच किया जा सकता है, वन इज प्रूवन मिसबिहेवियर, सेकंड इज इनकैपेसिटी, लेकिन दोनों ही टर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। इसके अलावा जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत भी प्रोसीजर रेगुलेट किया जाता है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द जजेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेवोल्यूशन टू द पंचायत। डेवोल्यूशन का मतलब होता है फाइनेंस प्रोवाइड करना, मेनली यही होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज मैनर में पंचायत को वर्क करने देना। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन टू द पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। इसमें पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया और 6 डायमेंशन पे डिफरेंट पंचायत को आपस में कंपेयर किया गया और देखा गया कौन सा अच्छे तरीके से पंचायत फंक्शन कर रहा है, और यानी किसको ज्यादा डिसेंट्रलाइज पावर जो है वो दी गई है, ऐसे समझिए। ठीक है, टॉप 3 स्टेट जो है डेवोल्यूशन में वो आपकी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु है। लोएस्ट में आपकी दादरा नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी और लद्दाख है। डेवोल्यूशन जो है वो नो डाउट 2013 के कंपैरेटिवली 21-22 में 43.9% हो चुका है। इसके अलावा कैपेसिटी इनहांसमेंट का जो कंपोनेंट है, मतलब 6 पैरामीटर है उसमें एक ये पैरामीटर भी है, ये पैरामीटर का वैल्यू पंचायत में काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब पंचायत की कैपेसिटी कह लीजिए बहुत ज्यादा क्या की गई है, ऑगमेंट की गई है। कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स जो है वो मापा जाता है? सबसे पहले फ्रेमवर्क देखा जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं पंचायत को, विच आर बीइंग मेंशन्ड इन द mentioned after the 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते ही कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा पंचायत को दिया गया था। इसके अलावा फंक्शन पे देखा जाता है कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शन पंचायत के पास कितने हैं और वो कैसे उस पर काम कर रहे हैं। फिर फाइनेंस देखा जाता है कि पंचायत को फंड कितना दिया जाता है और कितना फंड वो खुद से जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि पंचायत कितना आप बोलिए कि सेल्फ सफिशिएंट है। फिर फंक्शनरीज पे असेस किया जाता है कि उनके ऑफिशियल्स कैसे काम करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग पे असेस किया जाता है, पहले बता दिया। अकाउंटेबिलिटी पे देखा जाता है कि मतलब मॉनिटरिंग कैसे होती है पंचायत की फंक्शनिंग की, उनके ऊपर कितनी निगरानी रखी जाती है, लाइक पंचायत लेवल पे सोशल ऑडिट वगैरह कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जा रहा है कि नहीं, ये सब। ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बात करें, दिस इज ऑल्सो बीइंग रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और इसमें ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को असेस किया गया है 29 स्टेट्स के अंदर। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एक मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है जिसका मेन पर्पस क्या था कि ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना पंचायत का प्रोग्रेस, वो चेक करना। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पंचायत अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा और कितना कर लिया है उसके ऊपर स्कोरिंग की जाती है, और डिफरेंट थीम्स देखे जाते हैं। जैसे थीम 1 में देखा जाएगा कि पॉवर्टी फ्री होने के लिए पंचायत क्या काम कर रहा है, पंचायत कितनी हेल्दी है, मतलब वहां के लोग है ना, चाइल्ड फ्रेंडली है कि नहीं, वाटर सफिशिएंट है कि नहीं, क्लीन और ग्रीन है कि नहीं, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, सोशली वो कितनी जस्ट है यानी जस्टिस प्रोवाइड करती है, सिक्योर कितनी है सोशली। पंचायत विद गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर। फिर पंचायत विमेन फ्रेंडली कितनी है, उसके हिसाब से स्कोर दिया जाता है। फिर पंचायत को रैंकिंग दी जाती है, यानी कि अगर अचीवर है तो फिर मतलब वो काफी अच्छा कर रही है पंचायत। अभी तक कोई भी पंचायत जो है वो अचीवर की कैटेगरी में नहीं आई है। एस्पिरेंट है तो मतलब एस्पायर कर रही है अच्छा करने के लिए। परफॉर्मर में 36% तक आती है। फ्रंट रनर जो है उसमें गुजरात ने टॉप किया है रैंकिंग के अंदर। ठीक है,
आधार की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है उनके द्वारा आधार का ऑथेंटिकेशन फॉर द गुड गवर्नेंस उसके रूल निकाले गए हैं। अभी देखिए मतलब सोशल वेलफेयर, नॉलेज, इनोवेशन, इन सब में भी अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो उसके लिए आधार पे ही ऑथेंटिकेशन या फिर वैलिडेशन या चेकिंग की जाएगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो 2020 के रूल्स को अमेंड कर दिया गया है। ये रूल जो है ये टारगेटेड डिलीवरी करने के लिए, सर्विसेज की गवर्नमेंट के द्वारा टारगेटेड डिलीवरी करने के लिए आपके यूज किए जाएंगे। और ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एंटिटीज हैं उन दोनों को ऑप्शन देते हैं कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करके सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाए। अब सर्विस डिफरेंट सेक्टर में हो सकती है, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, ट्रेवल में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है या बताइएगा। इनके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा एप्लीकेशन को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो है ये ही अप्रूवल फाइनली जो है वो ग्रांट करेंगे। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इस पोर्टल को रिलीज किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है आधार ऑथेंटिकेशन की जो भी रिक्वेस्ट है उनके प्रोसेस का अप्रूवल देना। सो इसमें क्या है कि फेस को मतलब देखते हुए ना ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अभी आप सबको पता है कि हमारे आधार में बायोमेट्रिक यूज हुए हैं, जैसे हमारी आंख को स्कैन किया, ये सब किया है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि कस्टमर जो है ना उनका अगर ऑथेंटिकेशन करना है यहाँ पे, तो आधार के थ्रू उनको सर्विसेज देने के लिए सीधा उनके फेस वगैरह को मैच कर लिया जाएगा आधार कार्ड के साथ या आधार के डाटा के साथ, तो इस हिसाब से उनको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके लिए एक नई एम आधार ऐप जो है वो भी डिवेल्प की गई है। सो एम आधार ऐप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही लाई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। जैसे आज के टाइम पे यूपीआई पेमेंट कैसे करते हैं, हम सीधा क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पता लग जाता है कि हमारे अकाउंट के साथ लिंक है, पैसा कट जाता है। इन द सेम मैनर क्या होगा, क्यूआर कोड जो होगा ना उसी के बेस पे वेरिफिकेशन होगा। मतलब वो क्यूआर कोड जो है वो आपके फेस को स्कैन करेगा, फेस बेस्ड वेरिफिकेशन करेगा। ये फेस का स्कैनर जो है, फेस के फीचर्स वगैरह, ये सब आधार में भी तो बायोमेट्रिक डाटा है ना, उसके साथ कनेक्ट होकर जुड़ जाने चाहिए, फिर सिक्योर मैनर में डाटा शेयर हो जाएगा और आप एक्सेस दे दोगे जो भी डाटा का है, उस हिसाब से जो भी आपको सर्विस मिलनी है वो मिल जाएगी आधार के वेरिफिकेशन के बाद। नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में एक एमपी है उनके पिटीशन के बारे में जजमेंट दिया है। दरअसल वो एमपी ये कह रहे हैं कि अगर मैं पार्लियामेंट में अटेंड करने के लिए मीटिंग नहीं पहुंचा तो मेरी सीट खाली हो जाएगी, इसलिए मुझे ये अनुमति जो है वो दी जाए। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिफरेंट प्रोविजंस देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 101 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। इसका फोर्थ क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, विच मीन्स कि कोई भी एमपी है और वो 60 दिन के लिए एबसेंट है फ्रॉम द पार्लियामेंट विदाउट द परमिशन ऑफ हाउस, तो फिर उनकी सीट खाली हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो 60 दिन काउंट किए जाएंगे, इसमें वो दिन काउंट नहीं किए जाएंगे जिस केस में हाउस जो है वो लगातार 4 दिन के लिए या तो एडजर्न कर दिया गया है या फिर प्रोरोग्यू कर दिया गया है। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है प्रोरोग्यू और एडजर्न वाले नोटिस में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो देखिए अगर 4 दिन लगातार में हाउस ये एडजर्न वगैरह हो गया है तो फिर वो 60 दिन उसमें काउंट, वो 4 दिन उसमें 60 दिन काउंट करते टाइम काउंट नहीं किए जाएंगे, पर उसके बाद वाले किए जाएंगे, आगे पीछे वाले। तो 60 दिन अगर लगातार का एबसेंट हो जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन एमपी का हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी मेंशन किया गया है कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इसमें बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी चीज के लिए सजा दी गई है, किसी क्राइम के लिए, ऑफेंस के लिए, और वो सजा 2 साल से ज्यादा की है, 2 साल से कम की तो है ही नहीं, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पर्सन जिस दिन वो कन्विक्शन में गया, जिस दिन वो कन्विक्ट साबित हो गया। और फिर उसके बाद लगातार 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई ही रहेगा, विच मीन की लगातार 6 साल अगले आने वाले में वो एमपी नहीं बन सकता। ठीक है, कुछ जजमेंट है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002 में मेंशन किया गया था कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं उनको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्क्लोज करने होंगे ताकि लग सके पता कि 2 साल के लिए लगातार कहीं जेल तो नहीं जाने वाले, कुछ ऐसी चीजें। फिर लिली थॉमस केस 2013 में आया जिसमें बोला गया कि सिटिंग लेजिस्लेचर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जैसे ही वो कन्विक्शन उसका मतलब डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि वो कन्विक्ट साबित हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है 2019 का, उसमें जजमेंट देते हुए ये बोला गया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड जो अपने कैंडिडेट के वो वेबसाइट पे लगातार अपडेट करते रहने होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। 1 सेकेंड।
यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है, इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये काफी अच्छा रोल प्ले कर सकता है गवर्नमेंट के एश्योरेंस को मैनेज करने के लिए। अच्छा, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को वो देना, दिलासा वगैरह, है ना। सो देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में, अगर उन्होंने किसी चीज की तसल्ली दी थी और ये कहा था कि हम ये चीज करेंगे, जवाब देते टाइम किसी चीज का, और वो चीज अब वो करे ना करे, कैसे ट्रैक होगी? तो वो इसी प्लेटफॉर्म से ट्रैक की जाएगी, ठीक है। तो जो भी एश्योरेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में दिया जाता है, उसको इसी प्लेटफॉर्म से क्या किया जाता है? ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और देखा जाता है कि उन्होंने वो फुलफिल किया प्रॉमिस या नहीं किया। एश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ प्रॉमिस या फिर अंडरटेकिंग, जो तब दी जाती है मिनिस्टर के द्वारा जब उनसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी प्रेजेंट में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन कई बार नहीं होती, तो वो टाइम मांगते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के चलते। अब वो टाइम तो मांग लिया उन्होंने, उसके बाद उसको ट्रैक कौन करेगा कि मिनिस्टर ने जवाब सच में बाद में दिया कि नहीं दिया, ठीक है। तो वो 3 मंथ के अंदर अपना प्रॉमिस फुलफिल कर लें, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रैकिंग के लिए काम आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है, यही साइन करती है डिफरेंट फंक्शंस रिगार्डिंग द एश्योरेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल जो है, इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सो देखिए, आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में तब लगाया जाएगा जब स्टेट गवर्नर ये कहते हैं कि स्टेट उनके हिसाब से अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नहीं मान रहा है और उस हिसाब से नहीं चल रहा है। इसके अलावा एक और केस में ये रूल लगता है जब आर्टिकल 365 से पावर मिलता है कि अगर कोई स्टेट यूनियन गवर्नमेंट की दी हुई डायरेक्शन के साथ कंप्लाई नहीं करता है और वो डायरेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी कि ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ड्यूरेशन क्या होता है इसका? सो देखिए, मैक्सिमम सबसे पहले तो 2 महीने के लिए इसको लागू किया जाता है, और उस 2 महीने के दौरान जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इसको सिंपल मेजोरिटी से क्या है, अप्रूव कर दिए होने चाहिए, ये कंडीशन है। और उसके अलावा अगर 2 महीने बाद भी एक्सटेंड करना है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। हर बार 6-6 महीने के लिए इसका एक्सटेंशन हो सकता है। मैक्सिमम 3 साल के पीरियड के लिए ही इसका एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन हर 6 महीने में दोबारा से अप्रूवल पार्लियामेंट से बार बार चाहिए होगा। प्रेसिडेंट जब भी चाहे तो सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन निकाल के प्रेसिडेंट रूल को खत्म कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कुछ जजमेंट हैं, जैसे एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया था कि आर्टिकल 356 के तहत जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, दैट इज ऑल्सो बीइंग अंडर द जुडिशियल रिव्यू, मतलब उसको मॉनिटर किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू में देखा जा सकता है कि वाकई में प्रेसिडेंट रूल लगाते टाइम जो कंडीशंस बताई गई हैं वो सच में उस स्टेट में इतनी खराब थी, या फिर केवल सेंटर ने पावर हथियाने के लिए वहां पे ये काम किया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो उस दौरान पे जब प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते तब तक वो स्टेट असेंबली को, जब तक कि उनको अप्रूवल नहीं मिल जाता प्रोक्लेमेशन का। और ये अप्रूवल कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट से। लेकिन जब तक वो डिसॉल्व नहीं कर सकते तब तक प्रेसिडेंट चाहे तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के बारे में। ये एक्ट बात करता है इमिग्रेशन और फॉरेनर से रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज के बारे में, कि कैसे जो फॉरेनर है उनका एंट्री एग्जिट और स्टे कंट्री में मॉनिटर किया जाएगा, या उसका कैसे कौन से रूल उसके लिए बनाए जाएंगे। ये एक्ट एग्जिस्टिंग कुछ लॉज हैं उनको रिपील कर देता है या खत्म कर देता है, जैसे फॉरेनर एक्ट हो गया, पासपोर्ट एक्ट हो गया पहले का, इमिग्रेशन लाइबिलिटी वाला एक्ट हो गया। अब एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है फॉरेनर्स को मॉनिटर करने का? सबसे पहले तो फॉरेनर्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता है। कोई भी फॉरेनर अगर वो इंडियन ओरिजिन का है और वो लॉन्ग टर्म वीजा के चलते इंडिया में विजिट कर रहा है और उसका वीजा का जो स्टे है वो 180 डेज से ज्यादा है, तो उसको अपने आप को फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वीजा डिफरेंट कंट्रीज में दिए जाते हैं। इसको 1971 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत सेटअप किया गया था। फिर इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000 जो है वो बोलता है कि कैसे पैसेंजर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी कि वो पासपोर्ट एक्ट को वायलेट तो नहीं कर रहे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलता है कि कैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो हैं उनको सिटीजनशिप जो है वो दी जा सकती है, उनसे वो छीनी जा सकती है। एडहॉक जजेस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एडहॉक जजेस जो हाई कोर्ट में अपॉइंट करने हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस है, तो उनको रिलैक्स कर दिया गया है। हाई कोर्ट जो है वो चाहे तो 2 से 5 एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। एडहॉक माने टेम्परेरी होता है, लेकिन उनका जो नंबर है ना वो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है कंसर्न हाई कोर्ट की उससे 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
एडहॉक जजेस स्टेट हाई कोर्ट में तभी अपॉइंट किए जा सकते हैं अगर जुडिशियल वैकेंसी उस हाई कोर्ट के अंदर 20% से भी ज्यादा है। एडहॉक जज का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। तो ये प्रोविजन ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। सो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 224 ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो चाहें तो प्रेसिडेंट से पहले से कंसेंट लेते हुए किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को बोल सकते हैं कि वो आके दोबारा से जज के तौर पे सर्व करें एडहॉक मैनर में। और ये प्रोसीजर जो होगा अपॉइंटमेंट का उनका, ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन किया जाएगा। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 127 में बताया गया है कि एडहॉक जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो ये तब करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम जो है वो पूरे तरीके से कम पड़ जाता है, मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो उनको नहीं मिल पाती है। रिमिशन की बात करेंगे। सो देखिए, रिमिशन का मतलब क्या होता है? अभी हम अपनी फीस को स्कूल में जैसे रिमिट कराते थे, है ना, वो मतलब होता है किसी चीज को कम करवाना। इस किस में रिमिशन क्या है? सजा को कम करवाना। तो देखिए, सजा को कम करना किसी भी कैदी की, ये प्रेसिडेंट के पास तो पावर होती ही है, हमें पता है, पार्डनिंग पावर्स में हमने पढ़ा था, इसके लिए भी वीडियो सेपरेट चैनल पे अवेलेबल है। अब ये ना स्टेट के पास भी कुछ हद तक पावर्स होती हैं, जैसे कि री पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कैसे गवर्नमेंट अगर चाहे या तो कंप्लीट या फिर कुछ पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है कन्विक्ट की, उसको क्या कर सकती है? रिमिट कर सकती है। सेक्शन 432 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सेक्शन 473 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वाला जो है वो मेंशन करता है कि रिमिशन पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास लाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। तो स्टेट चाहे या फिर यूटी चाहे तो रिमिशन पॉलिसी को अप्लाई कर सकता है डिफरेंट केसेस में, कन्विक्ट के चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी। और अगर चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है उसके रिमिशन को, लेकिन कैंसिलेशन के लिए फिर जो कन्विक्ट है ना वो आगे केस वगैरह कर सकता है, वो उसके ऊपर है। कंडीशन दी गई है कि रीजनेबल, स्पेसिफिक और फीजिबल रिमिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने बहुत ब्रूटल क्राइम किया है तो आप उसको रिमिट करके केवल 2 महीने की सजा दो। और इसके अलावा रिवोक किया जा सकता है रिमिशन। अब बात करेंगे रिमिशन के बारे में। रिमिशन का मतलब होता है सेंटेंस को रिडक्शन में लेके जाना, यानी कम कर देना, मिटिगेट कर देना उस सजा को, और उस सेंटेंस का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर किसी को 10 साल की सजा मिली है तो 10 साल की सजा को 4 साल की सजा कर दिया जाएगा। सजा वही रहेगी कि वो जेल के अंदर ही बंदा रहेगा, उसको इम्प्रिजनमेंट की सजा ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसकी इम्प्रिजनमेंट की सजा को आप बदल के कर दो कि वो अब जेल में सफाई करेगा या कुछ और काम करेगा, ठीक है? ये सब नहीं करना है। नेचर ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं रिगार्डिंग द रिमिशन। जैसा मैंने बोला कि आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर देता है प्रेसिडेंट को, जिसमें वो चाहें तो किसी की सजा को पार्डन कर सकते हैं, यानी कंप्लीटली माफ कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रेस्पाइट और रिमिशन भी कर सकते हैं। सिमिलरली आर्टिकल 161 पावर देता है गवर्नर को कि वो स्टेट के लॉ से रिलेटेड अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। लेकिन डेथ सेंटेंस जो है उसको पार्डन केवल और केवल क्या है? प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। अब बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर्विस टैक्स जो है प्रमोशन, मार्केटिंग और सेल ऑफ लॉटरी टिकट पे ये सेंटर को पावर दिया जाए कि वो लगा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को कैंसिल कर दिया। सो देखिए, एक्चुअल में जो बैटलिंग और गैम्बलिंग या फिर लॉटरी टिकट पे जो सर्विस टैक्स लगाना, ये सारा जो पावर है ना, ये स्टेट लिस्ट में आता है। हमारे पास शेड्यूल 7 में लिस्ट मेंशन की गई है। तो लिस्ट 2 जो है इसमें वो स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट आता है, ये आर्टिकल 246 में मेंशन किया गया है। सो विच मीन्स कि बैटलिंग और गैमलिंग से रिलेटेड अगर कुछ टैक्स लगाना है, कुछ भी लगाना है, वो एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की। तो इसीलिए सेंटर की रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया गया कि सेंटर नहीं कर सकता इसके ऊपर सर्विस टैक्स अप्लाई। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का फॉर्मूला यूज करके डिसीजन लिया गया। तो इसमें जो है वो एक्चुअल में देखा जाता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास कौन कौन सी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, जिसके तहत वो कानून बना सकते हैं। और इसके अलावा पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखने के बाद देखा जाता है कि मैटर का सब्सटेंस क्या है, और वो सब्सटेंस के हिसाब से मैटर जो है वो कौन सी लिस्ट में लाई करता है। डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। दरअसल ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज करेगा, ठीक है? तो मतलब अभी ऐसे समझिए कि कैंडिडेट सिटीजन हैं, ठीक है, उनको सर्विसेज देनी है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, लेकिन बहुत सारे सिटीजन जो है ना उनको ऐसे याद नहीं रहता कि ये वेबसाइट कौन सी है, ये किसकी है। तो कलर्स डाल देना थोड़ा सा बैकग्राउंड में, ताकि जैसे एग्रीकल्चर वाली है तो हरे रंग की होगी, इस तरीके कुछ मतलब इम्प्रोवाइजेशन करना, यही है वो, ठीक है? हेग सर्विस कन्वेंशन की बात करेंगे। यूएस ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को कि उनको हेग सर्विस कन्वेंशन में इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको थोड़ा सा हेल्प करे, ताकि सिक्योरिटी और वायर्ड फ्रॉड केस में समन्स वगैरह दिए जा सकें। तो हेग सर्विस कन्वेंशन 1965 के अंतर्गत आया था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो दरअसल लीगल डॉक्यूमेंट अगर डिफरेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आपको स्ट्रीमलाइन या प्रोसेस करवाने हैं उससे डील करता है।
इंडिया ने इसको 2006 में ज्वाइन किया था। दरअसल ये जुडिशियल डॉक्यूमेंट की जो सर्विस है ना, उसके ऊपर काम नहीं करता है, पर बाकी डॉक्यूमेंट्स का अगर सर्विसिंग या प्रोसेसिंग करवाना है, जैसे किसी दूसरे देश में सामान भेजना है लोगों को, ये सब वो करता है। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है रिक्वेस्ट को यहाँ इंडिया में हैंडल करने के लिए इसकी वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। कोपेनहेगन फ्रेमवर्क ऑन द सिटीजन डाटा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इस डाटा को थोड़ा सा खंगाला जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है, ताकि इसमें जो सिटीजन का डेफिनेशन दिया गया है, सब चीजें उसको हम अप्लाई कर सके। सो इसको यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन के द्वारा 2023 में डेवलप किया गया था। इसमें पॉसिबल टाइप ऑफ सिटीजन डाटा क्या हो सकते हैं उनको डिफाइन किया जाता है, साथ में उनके रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको अंडरस्टैंड करने में ये मदद देता है। ठीक है, सो इसमें डिफरेंट वेज जिसमें सिटीजन रोल प्ले कर सकते हैं उसको भी मेंशन किया जाता है। तो अगर हम इन्हीं के डाटा को थोड़ा यूज करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को, तो हम भी अपने सिटीजन्स को यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की बात करें तो 180 कंट्रीज या टेरिटरीज को ये रैंक देता है कि वहां पे पब्लिक लेवल का जो करप्शन है उसको कैसे परसीव किया जाता है। अगर तो 0 स्कोर है तो मतलब वो कंट्री हाईली करप्ट है, अगर 100 है तो काफी क्लीन है। तो करप्शन जो है दरअसल वो क्लाइमेट चेंज को भी सफर करवा रहा है, क्योंकि करप्शन के कारण पैसा कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में लग नहीं रहा। तो दरअसल करप्शन और क्लाइमेट क्राइसिस के लिंक को हाईलाइट किया गया। ये जो इंडेक्स है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का स्कोर जो है वो इसमें 38 है और रैंक इंडिया का 96 है। और लीस्ट करप्ट में आपका डेनमार्क आता है, मोस्ट करप्ट में आपका साउथ सूडान आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करेंगे। इंडिया को 2025 में ये चेयर मिली है और 2 साल के लिए यानी 2027 तक इंडिया के पास ये चेयर रहेगी। सो ये है क्या, दरअसल पहले ही ना एक आप ऐसे समझिए कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको 1997 में सेटअप किया गया था, ताकि जो इंडियन ओशन के अराउंड में रिम कंट्रीज हैं या फिर मतलब जो इंडियन ओशन के सराउंडिंग कंट्रीज है ना, उनको आपस में कोऑपरेशन पे लाया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन ओशन का किया जाए। इसका सेक्रेटेरिएट मॉरिशस के अंदर है, 23 मेंबर्स हैं, 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं। कुछ इसके फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि इंडियन ओशन रीजनल जो आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इनके कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे इंडियन ओशन डायलॉग हो गया जिसमें ओपन डायलॉग मेंबर स्टेट्स में करवाया जाता है। फिर इन्हीं का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की मदद की जाती है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स में पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, लेकिन फ्रांस जरूर है। बाकी सारे इंडियन ओशन के सराउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, फ्रांस क्यों मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट नाम का आइलैंड है वो फ्रांस के पास है, इसीलिए फ्रांस इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस। अब बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ओटावा कन्वेंशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, इन्होंने इस कन्वेंशन से विड्रॉ कर लिया है क्योंकि इनको लग रहा है कि रशिया से इनको बहुत ज्यादा थ्रेट है। दरअसल ये कन्वेंशन एक कंडीशन लगाता है कि किसी भी तरीके से आप जो एंटी पर्सनल माइंस बिछाई जाती है ना, मतलब ऐसे माइन बिछा दी जाएंगी जमीन पे जिसपे कोई भी अगर पैर रखेगा तो फिर वो ब्लास्ट हो जाएगी, ये मतलब पर्सनल्स को खत्म करने वाली माइंस होती हैं, ये माइंस नहीं बिछाई जाएंगी। ये कन्वेंशन ये कंडीशन लगाता है। तो इन्होंने अब विड्रॉ कर लिया, मतलब ये ऐसी माइंस को बिछाएंगे क्योंकि इनको रशिया से खतरा है। ये वाला जो कन्वेंशन है ये ओस्लो में अडॉप्ट किया गया था, ओटावा में इसको साइन किया गया और ये ऑब्लिगेशन लगाता है कि ऐसी माइंस को आपको डिस्ट्रॉय करना है, डेवलप नहीं करना है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है और ये सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का ये कन्वेंशन। ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की बात करेंगे। 3 कंट्रीज हैं आपके, दैट इज माली, बुर्किना फासो और नाइजर। यहाँ पे मिलिट्री रूल लगा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक जो है उसको छोड़ दिया है, जिसको इकोवास कहते हैं। इकोवास का हेडक्वार्टर अबूजा नाइजीरिया में है। 1975 में इसको बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था मेंबर स्टेट्स के अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को डेवलप करना। इसमें 12 मेंबर हैं, अब विड्रॉल हो गया, इसके बाद 12 रह गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की हाल फिलहाल में मीटिंग कंडक्ट हुई थी। सो बेसिकली ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के बाद। यहाँ पे 57 स्टेट्स इसके मेंबर हैं। 1969 में इसको बनाया गया था। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो जेधा के अंदर है। इसका ऑब्जेक्टिव है मुस्लिम वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, हारमोनी बना के रखना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीन नेविगेशन जो है उसमें इंडिया को वाइस प्रेसिडेंसी मिली है सिंगापुर के अंदर। इसका हेडक्वार्टर सेंट जर्मन एंड लैव फ्रांस के अंदर है। इसको 1957 में एज ए एनजीओ स्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 2024 में बना दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैरीन एड्स जो होती है नेविगेशन को लेकर उसमें काम करना, सेफ और एफिशिएंट वेसल मूवमेंट करवाना। नेक्स्ट बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डिसीजन लिया है। दिस कमेटी इज बीइंग हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर।
और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी और इसमें वर्ल्ड बैंक जो था वो मीडिएटर था। प्राइम मिनिस्टर हमारी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट मोहम्मद आयूब खान थे। सो प्रोविजंस क्या हैं? सबसे पहले जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, उस उनको ना इंडिया को दिया गया है, एलोकेट किया गया है। इंडिया इन रिवर्स को अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज कर सकता है। वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान को एलोकेट तो की गई हैं, लेकिन पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज उसके पास नहीं है। इंडिया चाहे तो नॉन कंजप्टिव यूज इसका कर सकता है, लाइक नेविगेशन में यूज करना है इसके पानी को, फ्लड प्रोटेक्शन में काम करना, फिशिंग कल्चर इसमें डेवलप करना। इसके अलावा दोनों पार्टीज जो हैं वो समय समय पे यानी मंथली डाटा एक्सचेंज करती रहती हैं कि रिवर का फ्लो कितना चल रहा है, यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है पानी का। इम्प्लीमेंटेशन के लिए परमानेंट इंडस कमीशन है, दोनों कंट्रीज के मेंबर इसमें होते हैं। डिफरेंसेस और डिस्प्यूट के लिए परमानेंट इंडस कमीशन होता है, न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठते हैं और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है। मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन दोनों कंट्रीज जो हैं उनके लीडर्स इसमें चाहिए होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे रिलेटेड न्यूज की। पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है आफ्टर द इंडस ट्रीटी हॉल्ट। तो शिमला अग्रीमेंट को 1972 में आफ्टर द बांग्लादेश वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था। ये अग्रीमेंट दरअसल रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए था, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश जो है उसको ये पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था ना बांग्लादेश, तो इसको बांग्लादेश एज अ सेपरेट नेशन एस्टेब्लिश कर लिया गया और शिमला अग्रीमेंट के थ्रू एक्सेप्ट भी कर लिया गया। सो बायलेटरल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट की अग्रीमेंट बात करता है कि कैसे डायरेक्ट नेगोशिएशन से ही डिस्प्यूट इंडिया पाकिस्तान सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्टी का मीडिएशन जो है वो नहीं किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो डिसाइड किया गया। देखिए 17 दिसंबर 1971 को जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में जो भी पाकिस्तान घुसा था उससे पहले, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो वहां पे जो फायरिंग वगैरह चलती थी ना उस सबको सीज फायर लाइन कहा जाता था। लेकिन जैसे ही आपका ये शिमला अग्रीमेंट साइन होता है, सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो कहा जाने लगा, ठीक है। तो इससे क्या है, इंडियन एडमिनिस्टर और पाकिस्तान एडमिनिस्टर कश्मीर के बीच में एक बाउंड्री बन गई। दोनों के रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हुए आफ्टर द शिमला अग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था इसकी कि पाकिस्तान ने पहले तो बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ सेपरेट नेशन। इसके अलावा पाकिस्तान का जो लैंड इंडिया ने ऑक्यूपाई किया था, जैसे कि चौबड़ वैली का एरिया हो गया, फिर श्योक रिवर वैली का एरिया हो गया, ये सब वापस कर दिया गया एक तरीके से। 1 सेकेंड, इसमें ना पाकिस्तान को जो इंडिया ने लैंड ऑक्यूपाई किया था वो काफी लैंड वापस कर दिया, लेकिन जैसे कि चौरवुत वैली का एरिया और श्योक रिवर वैली का एरिया जो है वो इंडिया ने अपने पास ही रखा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इंडिया यूएसए की बात करेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूएसए में ऑफिशियल विजिट किया। डिफेंस और सिक्योरिटी में दोनों ने मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर 10 ईयर का फ्रेमवर्क साइन किया है। ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस बनाया गया ताकि इंडस्ट्री पार्टनरशिप डेवलप की जा सके। को प्रोडक्शन के एग्रीमेंट साइन किए गए, जैसे दोनों मिलकर ना जेवलिन जो कि एक एंटी टैंक गाइड मिसाइल है वो बनाएंगे, स्ट्राइकर बनाएंगे जो कॉम्बैट व्हीकल है। टेक्नोलॉजी में यूएस और इंडिया ने ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एकेडमी और प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेट करने का मौका मिले। इंडस इनोवेशन लॉन्च किया यूएस इंडिया पार्टनरशिप को स्पेस एनर्जी में डेवलप करने के लिए। स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया, लिथियम, कोबाल्ट, ये सारे मिनरल्स को डिस्कवर करना। फिर कॉम्पैक्ट फॉर द 21st सेंचुरी जो है वो लॉन्च किया, जिसमें मिलिट्री पार्टनरशिप कॉमर्स डेवलप किया जाएगा। मिशन 500 में यूएस इंडिया आपस में बायलेटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक 2030 तक लेके जाएंगे। फिर वेव ग्लाइडर जो है दोनों मिलकर को डेवलप करेंगे। वेव ग्लाइडर सबमरीन को मारने के काम आता है। अब इसके अलावा यूएस जो है उन्होंने 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटी को अपनी एंटिटी लिस्ट से हटा दिया है। ये दरअसल एंटिटी लिस्ट में रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी डाली जाती है जिनके ऊपर थोड़ा सा होता है कि सिक्योरिटी रिस्क है यूएसए को। ये एंटिटी इंडिया की कौन सी थी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडियन एयर अर्थ। इंडिया फ्रांस की बात करेंगे। इंडिया फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो है फ्रांस के मिलकर वो वहां पे को चेयर किया दोनों ने। ये फ्रांस के अंदर हुआ था और यूनेस्को एज अ की पार्टिसिपेंट भी था इसमें। दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बात करी, फ्रांस और इंडिया ने। इसके अलावा द कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी ने राफेल की डील जो है उसको अप्रूव भी किया। फिर फ्रिंड एक्स लॉन्च किया गया। दरअसल ये फ्रांस इंडिया डिफेंस स्टार्टअप एक्सीलेंस है कि एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज में देखें तो फ्रांस और इंडिया की आर्मी में शक्ति एक्सरसाइज है, एयर में गरुड़ा एक्सरसाइज है, वरुणा एक्सरसाइज दोनों की नेवी में होती है, और मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति। स्पेस के लिए सैटेलाइट तृष्णा दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे। सिविल न्यूक्लियर में ऑलरेडी कोलैबोरेट 2008 से इंडिया फ्रांस के साथ कर रहा है। जैतापुर प्लांट जो महाराष्ट्र में है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट भी है। इसके अलावा आईटीईआर फ्यूजन प्रोजेक्ट जो है, जो एक्चुअल आप बोल सकते हैं डुप्लीकेट या आर्टिफिशियल सन का जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी फ्रांस का साथ इंडिया दे रहा है। 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में भी दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट पुट किया था। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2018 में आया उसमें भी दोनों ने मिलकर उसको लॉन्च किया। फिर एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो यूपीआई है हमारे कंट्री के अंदर, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एस्टेब्लिश की गई है। तो फ्रांस के साथ मिलकर वहां पे यूपीआई लेके जाया जा रहा है। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस का कैपिटल इज पेरिस। आप यहाँ पे फ्रांस को देख सकते हैं। फ्रांस जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है स्विट्जरलैंड के साथ, इटली के साथ, लग्जमबर्ग के साथ, जर्मनी के साथ, बेल्जियम के साथ,
और इसके अलावा यहाँ पे स्पेन के साथ, एंडोरा के साथ और एक और कंट्री है मोनाको के साथ। फिर इसके अलावा अगर ओशियंस देखें तो अटलांटिक ओशियन इसके साथ है, यहाँ पे साउथ में मेडिटेरेनियन ओशियन है, यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल जो है वो देखने को मिलेगा और ऊपर में नॉर्थ सी आ जाता है। माउंटेन रेंजेस जो है वो एल्प्स माउंटेन रेंज है, फिर पायरिन्स है, जूरा माउंटेन जर्मनी के पास के एरिया में है, वोजेस माउंटेन भी जर्मनी के पास के एरिया में है। रिवर यहाँ से सेने रिवर फ्लो करती है पेरिस से, पेरिस कैपिटल है फ्रांस का। लॉयरे रिवर, रोने और गैरोने रिवर यहाँ से निकलती हैं। इंडिया मॉरिशस की बात करें तो दोनों ने इनहांस किया है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे विजिट किया था। सो दोनों जो है वो ग्लोबल साउथ के लिए नया विजन लेके आए हैं, दैट इज महासागर। अभी देखिए सागर सबको पता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन से ऑल? जो इंडियन ओशियन से घिरे हुए कंट्री है उनकी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। महासागर इसी का एक अपसाइडेड वर्जन है, फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। तो इंडिया मॉरिशस की रिलेशन देखें तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मॉरिशस की, मॉरिशस वेस्टर्न इंडियन ओशन में लाई करता है। ये पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को साइन किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी ये डील करता है, जैसे कि कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव में इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश मेंबर हैं, जिसमें मॉरिशस भी पार्ट है। इंडिया ने यहाँ पे आगालेगा आइलैंड मॉरिशस के जो पास है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। फिर इसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया का जो मॉरिशस है वो मेंबर है। तो अगर इंडिया को फ्री ट्रेड करना है इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पे मॉरिशस को मेंबर बनाना जरूरी है। इंडिया मॉरिशस का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। फिर इसके अलावा मॉरिशस जो है वो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट को भी होस्ट करता है, तो हमारा कल्चरल और हिस्टोरिकल बॉन्ड भी है। लेट्स टॉक अबाउट द महासागर। ये 2025 में लॉन्च किया गया है महासागर। ये एक्सपेंडेड वर्जन है 2015 के सागर पॉलिसी का। सो सागर में इंडिया अपने इमीडिएट नेबरहुड पे फोकस कर रहा था, ठीक है। अभी महासागर में ग्लोबल साउथ जो है ना उस पर फोकस करेगा। सो ग्लोबल साउथ इज बेसिकली लेस डेवलप्ड कंट्रीज वाला रीजन। सागर जो है मैरीटाइम टाइज को डीप करने की बात करता था, इन्फॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करना, डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन। इसके अलावा ट्रेड करना डेवलपमेंट को लेकर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करना। अब नए इनिशिएटिव कुछ महासागर के तहत लिए गए हैं, जैसे इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन ओशन शिप सागर जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे मदद करेगा वहां के देशों की, इंडियन ओशन रीजन के देशों की। और अगर कोई मुसीबत आती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी रहेगा। फिर आईएनएस सुनैना ये शिप है हमारी, यहाँ ये जो साउथ वेस्ट में इंडियन ओशन रीजन है वहां पे डिप्लॉय की गई है इंडिया, और साथ में 9 फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो कवर किए जाएंगे, जैसे मॉरिशस, मालदीव्स हो गया। इंडियन नेवी ने इसके अलावा एक में इंडियन ओशन रीजन में लॉन्च किया है। इसका मतलब ये एक तरीके की ना आप बोलिए एक्सरसाइज है। इसका मतलब होता है यूनिटी, संस्कृत में मतलब होता है यूनिटी। तो इसमें जो भी आपके वेस्टर्न अफ्रीका इंडियन ओशन के अंदर कंट्रीज है ना इंडियन ओशन के क्रॉस में, उनके साथ टाई को मजबूत किया जाएगा, एक माना जाएगा उन सबको। अब बात करेंगे अदर बायलेटरल न्यूज में न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया बायलेटरल टाइज को मजबूत करने के लिए। इंडियो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है वो ज्वाइन किया इन्होंने। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी न्यूजीलैंड ने ज्वाइन कर लिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों में साइन हुआ है। बायलेटरल ट्रेड ऑलरेडी न्यूजीलैंड के साथ हमारा सरप्लस में है, विच मींस कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू द इंपोर्ट, राइट। डिफेंस और सिक्योरिटी में कंबाइंड टास्क फोर्स 150 इंडियन ओशन में कंडक्ट की गई। ग्रीन एनर्जी में न्यूजीलैंड ने इंडिया के इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया और कतर जो है इन्होंने अपने बायलेटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया है। देखिए कतर ना हमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करता है, और सबसे ज्यादा हम वहीं से एलएनजी लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंडियाज लार्जेस्ट एलएनजी सप्लाई। डिफेंस में दोनों जो है वो 5 साल से पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं। दोनों की बायलेटरल एक्सरसाइज नेवीज के बीच में होती है जेरल बहर। इंडिया और थाईलैंड ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया है ताकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश किया जा सके। तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, थाईलैंड की एक्ट वेस्ट पॉलिसी है। थाईलैंड ऑलरेडी आसियान का, बिम्स्टेक का मेंबर है, मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन का मेंबर है। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड में ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, जिसमें हम हमारा जो मणिपुर के अंदर मोरहे नाम का सिटी है ना उसको थाईलैंड से कनेक्ट करेंगे। थाईलैंड का शहर है मे सॉथ, और ये पास कहां से होगा? म्यांमार से पास होगा। आर्मी के बीच में दोनों के मैत्री एक्सरसाइज है, और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो है वो नेवीज या मैरीटाइम में है। प्लेसेस इन न्यूज में बात करेंगे बलोचिस्तान के बारे में। सो दिस इज द बलोचिस्तान, दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, यहाँ पे वायलेंस हो रहा है। ग्वादर पोर्ट जो है वो यहीं पे है। ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी चाइना के पास है ना, चाइना ने ले रखा है पाकिस्तान से। ये डीप सी पोर्ट है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चाइना यहीं से सारा अपना घुमा फिरा के व्यापार लेके जाता है। ये अफगानिस्तान, ईरान के साथ तो बॉर्डर शेयर करता ही है, यहाँ पे यू कैन सी, और इंडियन ओशन के साथ भी शेयर करता है थ्रू द अरेबियन सी। अब कल्चरल हेरिटेज में ये मेहरगढ़ साइट जो है उसका एक इंपॉर्टेंट गढ़ है। मेहरगढ़ जो है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी नॉन सेटलमेंट है। ताइवान स्ट्रेट की बात करेंगे। ताइवान की जो स्टेट है ना इसको ब्लैक डिच भी कहा जाता है। तो चाइना ने नई नई जो मिलिट्री ड्रिल्स है ना वो यहाँ पे लॉन्च करी हैं, और नाम है स्ट्रेट थंडर 2025A। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, ये रहा आपका ताइवान, ये रहा चाइना, इनके बीच में है ताइवान स्ट्रेट, ठीक है।
तो ताइवान स्ट्रेट जो है इसका नाम फॉर्मोसा रखा गया था पहले। फॉर्मोसा हुआ करता था, फॉर्मोसा का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ये जो स्ट्रेट है ये चाइना के फुकियन प्रोविंस और ताइवान के बीच में लाई करती है। दोनों जो है ये स्ट्रेट एक्चुअल में साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ती भी है। और इसके अलावा ताइवान के ना बिल्कुल बीच से मेडियन लाइन या फिर डेविस लाइन जो है वो गुजरती है, लेकिन चाइना इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। कारा सी की बात करेंगे तो कारा सी आपका आर्कटिक ओशन के पास में है। आप यहाँ देख सकते हैं कारा सी के वेस्ट में बेरिड सी है और ईस्ट में लेप्टिव सी है। रशिया की न्यूक्लियर पावर्ड वेसल 50 लेट पॉवडी जो है वो यहाँ पे कोलाइड हो गई थी कार्गो वेसल के साथ। तो लोकेशन मैंने आपको बता दी है, नॉर्थ ऑफ द साइबेरिया यानी रशिया में ये लाई करता है। और यहाँ पे आइस एज के दौरान ग्लेशियर्स जो थे वो देखे गए थे। बेरिड सी मैंने बता दिया, लेप्टिव सी बता दिया। तो आपको ध्यान रखना है ईस्ट टू वेस्ट का सीक्वेंस पूछा जा सकता है, राइट। ये कोल्डेस्ट सीज में ही आता है वर्ल्ड के। अब बात करेंगे नेट जेरिम कॉरिडोर के बारे में। तो इजराइल और हैमस के सीज फायर अग्रीमेंट के बाद से इजराइल ने कहा है कि वो अपनी जो फोर्सेज है ना वो यहाँ से हटा देंगे। तो ये देखिए ये रहा वो कॉरिडोर, यहाँ इजराइल ने फोर्सेज रखी थी। ये पूरा येलो पोर्शन गाजा वाला है, ठीक है, पैलेस्टीन का लगा लीजिए। तो यहाँ से फोर्सेज अपनी हटा दी हैं, लेकिन यहीं पे आपको मोरेक एक्सिस दिखेगा। यहाँ पे इजराइल ने अपनी फोर्सेज जो है वो नहीं हटाई हैं। और इसी के पास है आपकी राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग के बारे में पीटी 365 इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने अच्छे से बताया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रॉसिंग पढ़ लीजिएगा, इस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 6 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है जो आपका नेट जरीम है, जिससे इजराइल ने अपनी वो हटा दिया है मिलिट्री वगैरह। और मोरेक एक्सिस जो है ये गाजा स्ट्रिप पे लोकेटेड है। ये राफा क्रॉसिंग के साथ कनेक्ट होता है। ईस्ट से वेस्ट तक अपनी सेना इजराइल ने यहाँ पे बिछा के रखी है। दरफुर की बात करेंगे। दरफुर इज अ रीजन इन द सुडान। सुडान जो है इसको समुद्र लगता है, विच मीन सुडान इज नॉट लैंडलॉक कंट्री, लेकिन साउथ सुडान इज अ लैंडलॉक कंट्री क्योंकि चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। सो दारफुर आपका सुडान के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा ना क्राइसिस चल रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने बोला कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूटर को लेके जाया जा सकता है जो यहाँ पे एक तरीके से तबाही मचा रहे हैं। दारफुर इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सुडान। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आर्मी मूवमेंट, इक्वालिटी मूवमेंट सब चल रहा है। साउथ सुडान इज अ डिफरेंट कंट्री। इसका कैपिटल जुबा है। इसको ज्योग्राफिक लोकेशन में बता दिया। दिस इज ऑलरेडी द लैंडलॉक कंट्री। और यहाँ पे साउथ सुडान और सुडान में भी आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। अब यहाँ साउथ सुडान में नाइल रिवर सिस्टम है। जो व्हाइट नाइल है ना ये मेजर ट्रिब्यूटरी है नाइल की। तो देखिए नाइल रिवर कब बनती है, ब्लू और व्हाइट नाइल को मिला के बनती है। तो व्हाइट नाइल जो है वो यहीं से फ्लो होती है साउथ सुडान से। फिर सुड वेटलैंड जो है वो एरिया है जहां से व्हाइट नाइल गुजरती है और एक स्वैम्प बनाती है। आगे बात करेंगे मंगोलिया की। मंगोलिया का कैपिटल उलान बतार है। इंडिया और मंगोलिया जो है उन्होंने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। मंगोलिया इज ऑल्सो लैंड लॉक कंट्री। आप मंगोलिया का एक बार ध्यान से देखिए, कहीं पे भी समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस जो है वो मंगोलिया के पास नहीं है, राइट। मंगोलिया एक्चुअल में क्या है, एक प्लेटू है। 80% जो इसका एरिया है ना वो स्टेपी ग्रासलैंड से भरा है। और इसके जब साउथ में देखेंगे तो आपको गोबी डेजर्ट मिलेगा। गोबी डेजर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइना, राइट, यहाँ पे, ठीक है। फिर अल्ताई माउंटेन की चेन जो है वो यहाँ से गुजरती है। अल्ताई माउंटेन इस तरीके से, ठीक है, चाइना में भी गुजरती है। इसकी लॉन्गेस्ट रिवर ऑर्खन रिवर है। ऑर्खन वैली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। स्लोवेकिया की बात करें तो कैपिटल ब्रातिस्लावा है। दिस इज द स्लोवेकिया। स्लोवेकिया अपना बॉर्डर शेयर करता है पोलैंड से, यूक्रेन, रोमेनिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक से। तो ये लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र से डायरेक्ट एक्सेस इसका नहीं है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। कैरपेथियन माउंटेन यहाँ पे रहती है। दनूबे रिवर यहाँ से फ्लो करती है। डेन्यूब रिवर जो है ना ये एक्चुअल में ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी का वहां से ओरिजिनेट होती है। डिफरेंट कंट्रीज से फ्लो करते हैं, यहाँ से भी गुजरती है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं डेन्यूब रिवर के पास में, जैसे वेना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। फिर आपकी ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया का कैपिटल है। बुडापेस्ट हंगरी का कैपिटल है। बेलग्राडे सर्बिया में है और रूस आपका बुल्गारिया में है। पोर्तुगल की बात करें तो कैपिटल इज लिस्बन। यू कैन सी हियर। ये स्पेन के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। स्पेन पोर्तुगल जिसमें लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड आइबेरियन पेनिसुला। ओके, व्हाट इज पेनिसुला, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो यहाँ देखिए ना ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जोग्राफिकल लोकेशन में देखें तो पोर्तुगल इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप, यहाँ आप देख सकते हैं। और वेस्ट कोस्ट में आइबेरियन पेनिसुला के लाई करता है। यहाँ पे दो ऑटोनोमस रीजन है। वन इज मेडेरा आर्चिपेलागो, सेकंड इज एजोर आर्चिपेलागो जो अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। टैगस रिवर यहाँ पे वेस्ट वर्ड फ्लो करती है। अब हम बात करेंगे पेरू की। पेरू का कैपिटल लीमा है। सो पेरू ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। यहाँ पे वायलेंट कंडीशन हो गई थी। लोकेशन अगर देखा जाए तो पेरू जो है वो पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है किससे, 1 सेकेंड, हाँ, पैसिफिक ओशन को एंडीज माउंटेन से कनेक्ट करता है। तो ये एंडीज माउंटेन यहीं से गुजरती है पूरी चिली की रेंज से, ठीक है। और साथ में यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट आपका बड़ा काफी लार्जेस्ट फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड का, यहाँ ब्राजील में लाई करता है उसका मैक्सिमम पोर्शन। अमेजोन रिवर जो है वो आपकी पेरू से गुजरती है। लेक टिटिकाका भी यहाँ पे है। लेक टिटिकाका वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। लेक टिटिकाका यहाँ पे है। बोलिविया के साथ भी उसका बॉर्डर शेयर होता है। 60% जो पेरू है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। एटाकामा डेजर्ट जो है वो यहीं पे लाई करता है क्योंकि
पेरू से चिली की तरफ ये डेजर्ट बढ़ता हुआ चला जाता है, लेकिन पेरू में भी इसका पोर्शन है। और यहाँ से पेरू के ही कोस्ट से हम्बोल्ट करंट भी गुजरता है। वो ऐसे वाला करंट है, नीचे से आता है पोल्स की तरफ से, एक समझिए। ये कोल्ड ओशन करंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा डेजर्ट रीजन है, अटकामा डेजर्ट रीजन। डेजर्ट वही होते हैं ना जहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरीके का ओशन करंट या फिर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब हम बात करेंगे फॉकलैंड आइलैंड के बारे में। फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है, अटलांटिक ओशन के पास में। इंडियन नेवल ने यहाँ पे, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है तेरेनी, वो यहाँ पे इस पोर्ट स्टैनली पे क्या हुआ, एंटर किया था। पोर्ट स्टैनली इज अ कैपिटल ऑफ फॉकलैंड आइलैंड। सो फॉकलैंड आइलैंड को वेस्ट और ईस्ट में बांटा गया है। ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी या यूके ये कहता है कि ये हमारे पास है, अर्जेंटीना कहता है ये हमारा है। दोनों के बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा है। अर्जेंटीना कहता है कि ये एक आइसनेस मालवियन आइलैंड है और ये फॉकलैंड की वॉर में यूके ने हमसे छीना था। बारबाडोस की बात करेंगे, कैपिटल ब्रिज टाउन है, ये रहा बारबाडोस, कैरेबियन ओशन के अंदर आइलैंड है, या कंट्री कह लीजिए। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस जो है वो दिया गया है। जोग्राफिकल लोकेशन मैंने बता दिया, कैरेबियन सी में लोकेटेड है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेनेजुएला में ये लाई करेगा, ठीक है। ज्योग्राफिकली ये सेपरेट है और बारबाडोस जो है उसको लेसर एंटाइल्स में जोड़ा जाता है। दरअसल यहाँ पे ना ये छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं जिनको लेसर एंटाइल कहा जाता है, तो इसी का पार्ट बोला जाता है। अब बात करेंगे निप्रो रिवर की, इसको नाइपर रिवर भी कहा जाता है। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया यहाँ पे सुसाइडल मिशन जो है वो लॉन्च कर रहा है। ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है इसकी वो ये है कि यूक्रेन को ये डिवाइड करती है बीच में से, ये रही आपकी रिवर, ठीक है। और कैपिटल जो है यूक्रेन का कीव, उसके भी उसको भी डिवाइड करते हुए जाती है। ये रिवर ओरिजिनेट आपकी रशिया की वल्दाई हिल से होती है और ये रिवर रशिया से, बेलारूस से, यूक्रेन से फ्लो होती है। इवेंचुअली यहाँ पे ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। यूक्रेन का कैपिटल कीव जो है वहां से गुजरती है। फिर यूक्रेन के एक शहर है इसका ज़ैपोरिज़िया, वहां से गुजरती है। स्मॉलेंस्क रशिया का शहर है, यहाँ से शुरू होती है रिवर। हार्ड आइलैंड या फिर मैकडोनल्ड आइलैंड के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के जब आप बिल्कुल साउथ वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो आइलैंड नजर आएंगे। यहाँ पे कोई हैबिटेशन वगैरह नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि यूएस के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे भी टैरिफ लगा दिया है। अप्रैल 2 को लिबरेशन डे यूएस ने डिक्लेयर किया क्योंकि उनको लगता है कि इस दिन हम पूरी तरीके से आजाद हो गए, टैरिफ वगैरह डिक्लेयर कर दिया पूरी दुनिया पे। हार्ड आइलैंड मैक्लोड आइलैंड जो है ये दरअसल कंट्रोल इसको ऑस्ट्रेलिया करता है। यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी टैरिफ लगा है। ये इकलौता वॉल्केनिकली एक्टिव सब एंटार्क्टिक आइलैंड है क्योंकि इसके नीचे बिल्कुल एंटार्क्टिक आ जाता है ना, देखेंगे मैप में तो। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आइलैंड है। इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के बारे में बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जम्मू एंड कश्मीर की कुछ ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है, 5 साल का बैन लगा दिया है। 1966 के ऑर्डिनेंस के चलते इसको सबसे पहले लाया गया था नक्सलवादी अपराइजिंग को रोकने के लिए। बाद में 2019 में अमेंड किया गया और कहा गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिक्योरिटी इकोनॉमी को थ्रेट क्रिएट कर सकती है उनको टेररिस्ट एक्ट मानते हुए इसके तहत डाल दिया जाएगा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये बैन करता है। कस्टडी भी एक्सटेंड की जा सकती है लोगों की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें पकड़े गए हैं। 30 दिन तक उनको कस्टडी में रखा जा सकता है, मैक्सिमम 180 डेज तक रखा जा सकता है बिफोर द चार्जेस आर फाइल्ड। बेल का प्रोविजन नहीं है, अगर डिनाई करनी है तो कर दी जा सकती है। इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है इवन विदाउट चार्जिंग देम विद अ क्राइम। फिर फंड रेजिंग टेररिज्म इसके तहत नहीं हो सकता अगर यहाँ पे आपका नाम दर्ज हो गया। फिर प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती है। टेरर फाइनेंसिंग को भी रोका जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन की बात करेंगे तो देखिए ये इससे भी बहुत सारे कंट्रीज ने क्या है विड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले लिथुआनिया ने किया है। दरअसल क्या होता है, छोटे छोटे बॉम्बलेट बनाना, यही होते हैं क्लस्टर म्यूनिशन। अब ये आपकी जो कन्वेंशन है ये कहती है कि ऐसे बॉम्ब आपको ना तो बनाने हैं ना उनका स्टॉक पाइलिंग करके रखना है, ये सब बैन है। तो पहले तो लिथुआनिया ने साइन कर रखा था, लेकिन क्योंकि अब रशिया से इसको खतरा लग रहा है तो इन्होंने ये कन्वेंशन छोड़ दिया और बोला कि हम तो म्यूनिशन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। 2008 में इसको अडॉप्ट किया गया था, इन्फोर्स किया गया 2010 में। लीगली बाइंडिंग है ये, लेकिन इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, रशिया, चाइना, यूएसए भी नहीं है। गोल्ड स्मगलिंग की बात करें तो एक एक्टर अरेस्ट हुए हैं स्मगलिंग करते हुए गोल्ड की। तो गोल्ड जो है उसका स्मगलिंग प्रोहिबिट होता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के तहत, जो कि आपकी एंटी स्मगलिंग बॉडी है। कस्टम एक्ट भी इसको प्रोहिबिट करता है कि बिना डिक्लेरेशन के आप गोल्ड वगैरह लेके नहीं आ सकते कंट्री में। बैगेज रूल में भी होता है कि कितने परसेंटेज तक आप गोल्ड ला सकते हो और उस पर कितनी ड्यूटी जो है वो लगेगी, कस्टम ड्यूटी। भारतीय न्याय संहिता में बोला गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसमें इसको माना जाएगा अगर आप स्मगलिंग करते हो इलीगल तरीके से, क्योंकि गोल्ड को फिर आप यूज कर सकते हो ना किसी भी तरीके की इलीगल क्राइम को वो करने के लिए, उसका यूज कर सकते हो इलीगल क्राइम को लेके आने के लिए। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है 1967 उसमें भी बोला गया है कि पनिशमेंट हो सकती है स्मगलिंग को लेकर, क्योंकि इससे टेररिस्ट एक्ट जनरेट हो सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज है न्यूज में आपको देखना है। बायलेटरल न्यूज में एक्सरसाइज इंदिरा है, ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच में। वरुण एक्सरसाइज मैंने बताया था आपको, इंडिया फ्रांस की नेवी में होती है, अरेबियन सी में हुई है। बोंगो सागर 2025 की एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है। इसके अलावा दोनों की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज संप्रीति होती है। एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज है। खंजर जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कोमोदो जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडोनेशिया नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है अपने फ्रेंडली नेशन के साथ, इंडिया के साथ भी की गई।
एक्सरसाइज इकोवीरन जो है ये इंडिया मालदीव की एक्सरसाइज है। साइक्लोन 2025 इंडिया इजिप्ट की मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ हम यूएसए के साथ करते हैं। ये ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज है, खास करके डिजास्टर को कैसे रोकना है उसके लिए, कैसे तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है उसके लिए एक्सरसाइज की जाती है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में बात करेंगे इनियो कॉस 25 के बारे में। इंडियन एयर फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ग्रीस के अंदर, ये एयर एक्सरसाइज है। ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज में ऑपरेशन ब्रह्मा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया ने लॉन्च किया म्यांमार में क्योंकि वहां पे 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। इंटरनल डिफेंस एक्सरसाइज में हमारी एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार है, इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये अरुणाचल प्रदेश में भी है। ट्रॉपिक्स है, हमारी नेवी के द्वारा की जाती है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट इंडिया की एयरफोर्स के द्वारा जोधपुर में की गई, ये भी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इसमें पैरा फोर्सेज मैरीन कमांडो सब होते हैं। अदर में ऑपरेशन संकल्प आपको ध्यान रखना है, इंडियन नेवी ने इसको चलाया है क्योंकि इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट के चलते जो आपका गल्फ ऑफ एडन का एरिया है, ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया या फिर रेड सी का भी जो एरिया है वो थ्रेट में है, तो उसकी रक्षा करना, हमारे सामान की वहां से रक्षा करना, ये सब के लिए इंडियन नेवी ने ये चलाई है। अब बात करेंगे इकोनॉमी की। सबसे पहले न्यूज है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के बारे में, ये 2025-26 के बजट में अनाउंस की गई है। ये 5 साल का मिशन है। दरअसल ये कॉटन फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की जो वेराइटीज हैं उनको एनहांस किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है। हम लोग दरअसल 5F के विजन को लेकर चल रहे हैं, मतलब क्रॉप्स के मामले में, जैसे कि फार्म, खेतों से फाइबर जो है वो फिर आगे फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फैशन में फैशन से सीधा फिर फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F का विजन लाया गया है। स्टेपल कॉटन फाइबर क्या होता है? देखिए, स्टेपल ना एक इंडिविजुअल कॉटन फाइबर है, लेंथ जितनी होगी उस हिसाब से उसको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट या लॉन्ग बोला जाता है। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो 34.925 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। ये प्रीमियम कॉटन वेराइटी होती है और केवल 4% ही इसका ग्लोबल प्रोडक्शन होता है। मेजर स्टेट जो हमारे यहाँ ये प्रोड्यूस करती है, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। अभी यहाँ ध्यान से देखिए ना, महाराष्ट्र आपको दिखाना, गुजरात दिखा, नंबर 1 में तो कर्नाटका वगैरह दिखे ना, तो ये ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। कॉटन की बात करते हैं। ये कमर्शियल कैश क्रॉप है, इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ये बहुत सॉफ्ट होती है, स्टेपल फाइबर है और ना बॉल में होती है, कह लीजिए प्रोटेक्टिव केस होता है इसके इर्द गिर्द, उस केस के अंदर आपको ये मिलेगा। ये श्रब है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, अमेरिका, अफ्रीका, इजिप्ट, इंडिया में भी पाया जाता है। इंडिया जो है वो इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि सारे के सारे 4 स्पीशीज ऑफ कॉटन को उगाता है। सो कॉटन के लिए सर्टेन कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसके अलावा 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ये कंडीशन यूपीएससी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स में। इसके अलावा 50 टू 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। वार्म डेज होनी चाहिए, नाइट कूल होनी चाहिए और फ्रूटिंग के टाइम पे तो खास करके जो है वो वार्मथ होनी चाहिए। कॉटन एक सेमी टॉलरेंट क्रॉप है, सैलिनिटी को थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन को लेकर सेंसिटिव होती है, तो ड्रेन्ड सॉइल हो, चलती हुई तो अच्छा है, मॉइस्चर को रिटेन करे सॉइल। ये डीप एलुवियल सॉइल में उगाया जा सकता है, लेकिन ब्लैक की क्लेई सॉइल में, ब्लैक और मिक्स्ड ब्लैक रेड सॉइल में भी इसको उगाया जाता है। इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री अगर देखें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कॉटन एरिया ग्लोबली एक्वायर करके रखा हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है हम। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो स्मॉल शेयर हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, तो जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसे समझिए। अदर स्टेप्स की बात करें तो एमएसपी कॉटन के लिए डिक्लेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, और कभी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो इसकी रिकमेंडेशन देता है। और ये प्रोक्योरमेंट कौन करता है? अभी देखिए, फूड जो है उसका एमएसपी जब डिक्लेयर होता है तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको प्रोक्योर करता है क्रॉप को। इसी तरीके से कॉटन के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इंडिया कॉटन को ब्रांड किया जाता है, नाम ब्रांड है कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन इंडिया के चलते हम इसकी ब्रांडिंग करते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। मोबाइल ऐप है कॉट एलाइजर, फार्मर फ्रेंडली ऐप है जो अवेयरनेस जनरेट करती है कॉटन की एमएसपी को लेकर, बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस को लेकर। मखाना की बात करेंगे। यूनियन बजट 2025-26 जो है 2025-26 जो है उसमें मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बिहार में इसका अनाउंसमेंट किया गया है। मखाना को फॉक्सनेट कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एक्वेटिक फ्लावरिंग क्रॉप है, इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। अब देखिए, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, तो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में भी होता है। ये पेरेनियल वाटर बॉडीज में और स्टेगनेंट यानी खड़े हुए पानी में उगता है, जैसे कि पॉन्ड में, ऑक्सबो लेक में, स्वैम्प वगैरह में। इसको सुपर फूड कहा जाता है बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस इसमें पाया जाता है। डोमेस्टिकली बिहार सबसे ज्यादा उगाता है इसको, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम के चलते दरभंगा और मुजफ्फरपुर जो है बिहार के, वहां पे मखानों को रिकॉग्नाइज भी किया गया है। मिथिला का जो मखाना है उसको जीआई टैग भी मिला है। इसके अलावा बाकी स्टेट, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, ये सब भी उगाते हैं। इंटरनेशनल लेवल बाकी कंट्रीज भी उगाते हैं। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए कि 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। अभी देखिए, आप क्लाइमेटिक कंडीशन को अलग अलग तो याद नहीं कर सकते, बट इतना तो पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा होता है, तो बिहार की कंडीशन को थोड़ा ध्यान में रखिए। ह्यूमिडिटी वहां पे होगी 50 से 90%। एनुअल रेनफॉल भी वहां पे होता है 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक, और वहां पे स्मूथ लॉमी सॉइल है, इसी तरीके से वो सॉइल इसके लिए चाहिए।
पाम ऑयल की बात करते हैं, तो पाम ऑयल का जो शेयर है इंडिया के टोटल एडिबल ऑयल में, वो थोड़ा-सा फेल हुआ है क्योंकि इम्पोर्ट 30% से कम हो गया है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि पाम ऑयल का कंजम्पशन इंडिया में कम हो गया है? तो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इम्पोर्ट फेल हुआ है, ठीक है? तो क्योंकि पाम ऑयल को मैक्सिमम इम्पोर्ट करते हैं। पाम ऑयल जो है वो दरअसल अफ्रीकन ऑयल पाम ट्री से निकलता है, लेकिन बाद में अफ्रीका से जब ब्रिटिशर्स निकले तो उन्होंने एशिया के जगह-जगह कंट्री में पाम ऑयल जो है वो लगाना शुरू कर दिया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया में अभी तक ग्लोबल सप्लाई सबसे ज़्यादा इसकी होती है, पर ये नेटिव आपका अफ्रीका का है। इसके लिए टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए, सनलाइट भी चाहिए इसको 5 से 6 घंटे की ब्राइट सनशाइन चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए 75 से 100%, रेनफॉल 2500 से 4000 तक का चाहिए। पाम ऑयल का प्रोडक्शन इंडिया में भी होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में होता है। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से जो है वो बोरो करता है, कह लीजिए बाय करता है। लिक्विडिटी डेफिसिट टर्म की बात करेंगे, तो देखिए अभी आपको इतना तो पता है कि आरबीआई है सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक, फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे बैंक्स हैं, उन्हीं बैंक से हम पैसा लेते हैं, यानी हम कस्टमर हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, आरबीआई जो है वो बैंक को पैसा देगा, बैंक हमें पैसा देंगे। कभी ऐसा होगा कि कस्टमर्स के पास बहुत सारा पैसा है, यानी बहुत सारा पैसा कैश के फॉर्मेट में घूम रहा है मार्केट के अंदर। जब बहुत सारा पैसा कैश के फॉर्मेट में मार्केट में घूम रहा है, तो उस टाइम पे बैंक के पास तो पैसा कम रह गया ना, क्योंकि बैंक ने तो मैक्सिमम पैसा कैश के फ्लो में दे दिया, मार्केट में घुमा दिया। तो बैंक के पास क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी का डेफिसिट हो जाएगा। जब बैंक के पास लिक्विडिटी का डेफिसिट होगा तो बैंक किससे पैसा मांगने जाएगा, आरबीआई से मांगने जाएगा। और इसी तरीके से अगर बैंक मार्केट में पैसा ना भेजे तो बैंक के पास लिक्विडिटी का सरप्लस हो जाएगा, तो उस टाइम पे आरबीआई के पास बैंक जाएगा अपने पैसे को पार्क करने के लिए। सो यही पूरा फिनोमिना है, ध्यान से देखिएगा। आरबीआई ने लिक्विडिटी का इंजेक्शन किया है बैंक्स में, क्योंकि बैंक्स में लिक्विडिटी डेफिसिट हो गया था, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू किया गया। तो बैंक की जो लिक्विडिटी होती है वो होती है जो उसके पास रिजर्व के तौर पे होती है। बैंकिंग लिक्विडिटी का फॉर्मूला क्या है कि नेट बोरोइंग बैंक ने जितनी कर रखी है माइनस उसमें से रिजर्व बैंक के पास जो मेंटेन है, ठीक है। क्योंकि देखो जो लिक्विडिटी अभी बैंक के पास लिक्विडिटी डेफिसिट आया तो ये पैसा आरबीआई से बोरो ही तो करेगा ना। तो ध्यान रखना है, बैंकिंग लिक्विडिटी बोरोइंग से भी चलती है। लिक्विडिटी डेफिसिट तब जब बैंक जो है वो क्या है, नेट बोरोअर हो जाता है, आरबीआई से पैसा बोरो कर लेता है, क्योंकि उसको अपनी डेफिसिट जो है वो मैनेज करनी पड़ती है। इसका ऑपोजिट होता है लिक्विडिटी सरप्लस। अब इसका करेंसी इन सर्कुलेशन से रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। अगर ज्यादा करेंसी सर्कुलेशन में है, यानी कस्टमर के पास में ज्यादा कैश है, तो बैंक का रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा, बैंक की लिक्विडिटी कम हो जाएगी, बैंक लिक्विडिटी डेफिसिट में चला जाएगा। किस फैक्टर के कारण लिक्विडिटी डेफिसिट होता है, सबसे पहले तो टैक्स आउटफ्लो अगर हो गया, यानी कि ऐसा समझिए कि टैक्स जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा जो टैक्स का अमाउंट है मार्केट में चला गया लोगों के पास हाथ में। इसके अलावा एसएनएस फर्स्ट ट्रांजिशन जो है उसके कारण हो सकता है, मतलब बैंक के पास जो फंड है वो शॉर्टन हो गया, क्योंकि बैंक को पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ा, तो बैंक के पास लिक्विडिटी डेफिसिट हो जाएगा। फॉरेक्स मार्केट की वजह से भी ये हो सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं वो अपना सारा सामान बेच के यहाँ से पैक करके निकल गए, तो जब सामान बेचेंगे तो मार्केट से पैसा तो खींच लेंगे ना, है ना। तो इस वजह से बैंक को उनको पैसा लौटाना पड़ेगा उनका, तो बैंक के पास लिक्विडिटी डेफिसिट हो गया। फिर आरबीआई अगर डॉलर का सेल मार्केट में करेगा, आरबीआई अगर डॉलर बेचेगा तो रुपीस को खींच लेगा, रुपया जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब आरबीआई रुपये को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर बैंक से अगर आरबीआई डील करते हुए डॉलर बैंक को बेच दे और उनसे रुपया ले ले, तो बैंक के पास क्या हो जाएगा, रुपये का डेफिसिट हो जाएगा। फेस्टिवल की वजह से भी कई बार लोग अपने पास कैश ज्यादा रखते हैं, जिसके कारण बैंक के पास लिक्विडिटी का डेफिसिट हो जाता है। अब लिक्विडिटी डेफिसिट के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक के पास अब लिक्विडिटी ऑलरेडी कम है, तो बैंक से कोई बोरो करने आएगा तो बैंक क्या बोलेगा, हम बहुत इंटरेस्ट लगाएंगे आपके ऊपर, तो सामने वाला बोरो करेगा ही नहीं। फिर पॉलिसी ट्रांसमिशन में भी डिले होता है, अगर आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो गिरा दिए तो बैंक को भी तो अपने इंटरेस्ट रेट गिराने चाहिए, सस्ता लोन देना चाहिए, लेकिन बैंक ये कर नहीं पाता, तो पॉलिसी इजिली ट्रांसमिट नहीं होती है। क्रेडिट का करंच आ जाता है मार्केट में, आसानी से लोन नहीं मिलता, मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। अच्छा, वन मोर टर्म इज देयर, दैट इज फॉरेक्स स्वैप, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बोला कि लिक्विडिटी अगर आरबीआई को इंजेक्ट करनी है बैंक के अंदर, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से कर देगा, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी ले ली सीधा, फिर उनको फंड दे दिया। अदरवाइज क्या कर सकता है आरबीआई, वो अपना जो डॉलर है यूएस डॉलर, ठीक है, उसको बैंक को देगा, और सॉरी यूएस डॉलर जो है वो बैंक से ले लेगा, और डॉलर के बदले उनको क्या देगा, रुपया देगा। तो बैंक के पास लिक्विडिटी का फिर से सरप्लस आना शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई डॉलर को लेता है, खरीदता बेचता है, तो उससे इंजेक्ट करता है लिक्विडिटी, इसी को फॉरेक्स स्वैप कहा जाता है। इक्वलाइजेशन लेवी की बात करेंगे, इसको डिजिटल टैक्स कहा जाता है, ये ऑनलाइन एड के ऊपर लगाया जाता है 1 अप्रैल 2025 से। अब ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ पे गूगल है, फेसबुक है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे अपना सामान बेच रहे हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देते हुए अपनी साइट्स के ऊपर, हम सामान खरीद रहे हैं, लेकिन वो टैक्स कोई पे नहीं कर रहे, प्रॉफिट पूरा ले रहे हैं।
तो यही चीज को रोकने के लिए ऑनलाइन एड के ऊपर टैक्स लगाया गया, इसी को डिजिटल टैक्स कहते हैं। लेकिन अब ये बंद कर दिया जाएगा 2025 में 1 अप्रैल से। इसको फाइनेंस एक्ट 2016 के चलते इंट्रोड्यूस किया गया था। ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि इनकम को टारगेट करता है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन से होती है, और ये किसी फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू ट्रांजेक्शन किया जाता है। फाइनेंस एक्ट 2020 जो है उसने इसके स्कोप को एक्सटेंड कर दिया था, मतलब ई कॉमर्स सप्लाई या सर्विसेज के ऊपर भी ये लगता था। रीजन क्या था लगाने का, ताकि फेयर कंपटीशन लोकल और ग्लोबल फर्म में हो सके। फिर ग्लोबल डिजिटल जो जायंट है जिनका फिजिकली कोई प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, उनके ऊपर टैक्स लगाना, ताकि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो टैक्स देके जाएं, टैक्स को अवॉइड ना करें, रेवेन्यू को ये बूस्ट करता था। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लेकर नए नॉर्म्स या गाइडलाइन लागू किए गए हैं। एजुकेशन के लिए इसकी लिमिट बढ़ाई गई है, सोशल इंफ्रा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी बढ़ा दी गई है। तो कितनी की गई है ध्यान नहीं रखना है, बट बढ़ाई गई है ध्यान रखिएगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का ध्यान रखिएगा। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपने टोटल पैसे का पीएसएल में 60% डालना होगा, पहले ही 40% होता था। फिर वीकर सेक्शन के लिए भी जो लिमिट है वो इसमें बढ़ा के 12% कर दी गई है। वीकर सेक्शन की डेफिनेशन को एक्सपैंड करते हुए उसमें ट्रांसजेंडर, डिस्ट्रेस्ड बोरोअर, आर्टिजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स, माइनॉरिटीज और विमेन जो है वो डाली गई है। एडिशनल चेंजेस में एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वाले जो है वो अब लैंडिंग कर सकते हैं मिलके पीएसएल के तहत। को लैंडिंग कर सकते हैं, यानी बैंक और एनबीएफसी जो है वो मिलकर लैंडिंग कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के गोल को अचीव करने के लिए। इसके अलावा गोल्ड बैक जो एनबीएफसी के लोन है वो सिक्योरिटाइजेशन से हटा दिए गए हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको बोला गया है कि आप उनकी डीलिंग करते हुए अपने पीएसएल टारगेट को मीट कर सकते हो। अभी सर्टिफिकेट्स क्या है ये मैंने ऑलरेडी पीटी 365 इकोनॉमी में कवर किया था। इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स की अगर बात करें और साथ में डायरेक्ट असाइनमेंट की बात करें तो इनको भी अपडेट कर दिया गया है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात करेंगे। अभी देखिए आपका, मेरा, हमारे पेरेंट्स का, पूरे मतलब दुनिया का भर का पैसा जो है बैंक में होता है, ठीक है। अब बैंक उस पैसे को लेकर जो इंश्योरेंस दे दे, अगर आपके डिपॉजिट में आपको इंश्योरेंस दे, उसी को डिपॉजिट इंश्योरेंस कहा जाता है। ये इंश्योरेंस आपका जिस बैंक में अकाउंट है, जितना जितना डिपॉजिट, जितना भी डिपॉजिट है उसमें 5 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। तो ये रेज किया जाएगा, अमाउंट को 5 लाख से बढ़ा दिया जाएगा, यही बात की गई है। बैंक अगर फेल होते हैं तब ये डिपॉजिट दिया जाता है, ये सेपरेटली रखा जाता है। करंट अगर 1 सेकेंड, ये ना सेपरेटली आपका अप्लाई किया जाता है, जो डिफरेंट बैंक्स में आपके डिपॉजिट है उन पे सेपरेटली अप्लाई होगा, ठीक है। 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, हर तरीके के अकाउंट टाइप पे, चाहे वो सेविंग है, फिक्स्ड है, एफडी वगैरह कुछ भी है। सारे कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक जो ब्रांच इंडिया में है, लोकल एरिया बैंक, सब पे ये लागू होता है। लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं मिलता। इसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों पे इंश्योरेंस होता है। 2021 के अमेंडमेंट के बाद से बोला गया है कि आरबीआई जो है बैंकिंग के ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है अगर उसको लगता है बैंक फेल होने वाला है। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक के द्वारा पे किया जाता है। कलेक्शन कौन करता है इस प्रीमियम का? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो मतलब जब भी बैंक फेल हुआ तो इंश्योरेंस यही देगा, डीआईसीजीसी, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1962 में। 1961 एक्ट के चलते इंडिया सेकंड कंट्री यूएसए के बाद जिन्होंने इंश्योरेंस का प्रोविजन दिया है। ये आरबीआई के द्वारा मैनेज की जाने वाली बॉडी है, इसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे। इनकी नई रेगुलेशन आई है जिसमें कि ऑपरेशनलाइजेशन किया जाएगा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का। तो ध्यान रखिए, सॉरी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी को बैलेंस करना, साथ में एम्प्लॉय को बेनिफिट भी देना। तो इसमें क्या है, जो आपकी डिफाइंड बेनिफिट है ओल्ड पेंशन स्कीम में और जो कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम था नेशनल पेंशन स्कीम में, दोनों के बेनिफिट आएंगे। कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम क्या था कि जो एम्प्लॉयर है, जो आपको जॉब दे रहा है ना, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करता था पेंशन में, तो अब ये भी आएगा बेनिफिट। यूपीएस का स्ट्रक्चर समझिए। अगर इंडिविजुअल लेवल पे है अकाउंट, प्राण अकाउंट उसको कहते हैं, तो एम्प्लॉय 10% देगा बेसिक पे का, और डीएलएस अलाउंस जो है वो डालेगा पेंशन के लिए। गवर्नमेंट जो है वो 10% ही डालेगी प्राण में, ठीक है, मैच करेगी। जितना अमाउंट एम्प्लॉय का उतना एम्प्लॉय का। पूल कॉर्पस की बात करते हैं। इसमें कॉमन फंड रहेगा सारे यूपीएस सब्सक्राइबर के लिए। इसमें गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 8.5% जो होगा बेसिक पे का और डीए सब डालेगी। तो टोटल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करिए? 18.5% तक करिए। पेंशन की अगर पे आउट की बात करें तो मार्केट में जितना रिटर्न चल रहा है उस हिसाब से पेंशन डिसाइड की जाएगी। और अब बात करेंगे रेगुलेशन के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और 3 कैटेगरी के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। चाहे तो यूपीएस को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कर सकते हैं, रिक्रूट जो नए होने वाले हैं वो भी कर सकते हैं, रिटायर्ड वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखिए यूपीएस के बेनिफिट्स को लेकर ना कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। 10 साल आपकी सर्विस के हो जाने चाहिए तभी आपको ये मिलेगा। 25 साल की सर्विस चाहिए अगर आपको मतलब पे आउट चाहिए, चेक चाहिए पेंशन के। बेनिफिट जो है उनको नहीं मिलेगा जिनको रिमूव कर दिया गया, डिसमिस, या फिर गवर्नमेंट से जिन्होंने रिजाइन कर दिया एम्प्लॉय से, वो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट। अगर सर्विस 10 से 25 साल के बीच में है तो रिड्यूस्ड पेंशन जो है वो दी जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट अगर देखें तो इंडिविजुअल लेवल का जो है उसमें एम्प्लॉय अगर चाहें तो इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को चूज कर सकते हैं कि मेरा पैसा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। पूल कॉर्पस में गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेंशन फंड जो है वही इस पैसे को मैनेज करेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है।
ये रेजोल्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी 2003 में। बाद में 2013 के एक्ट से इसको स्टेट्यूटरी दर्जा दिया गया। ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी देना, पेंशन फंड को रेगुलेट करना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत क्या आती है? चेयरपर्सन इसमें होते हैं, 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, जिनको इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और लॉ का नॉलेज होता है। इसके अलावा एनपीएस ट्रस्ट, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ये सब इसकी इंटरमीडियरीज हैं जो डील करते हैं। ये डिफरेंट इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट भी करती है, जैसे अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया। बात करेंगे कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर के रैशनलाइजेशन को लेकर। देखिए, ग्लोबल ट्रेड वॉर के चलते ये न्यूज में चल रहा था। दरअसल टोटल नंबर ऑफ कस्टम टैरिफ रेट जो है इंडिया ने वो 8 तक ले आया है इंडिया अपना। अब ऐसे समझिए कि इंडिया ने ये भी कहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे या सेस लगा है या सरचार्ज लगा है, तो उस पर एक से ज्यादा सेस और सरचार्ज जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। अब टूल क्या है ट्रेड वॉर के? ट्रेड वॉर कैसे होता है? सबसे पहले तो टैरिफ लगाया जा सकता है। मतलब अगर आपकी कंट्री में इंपोर्ट होकर कोई सामान आ रहा है, तो आप सीधा उस पर टैक्स लगा दोगे ताकि वो महंगा बिके आपकी कंट्री में और कोई लेना। नॉन टैरिफ बैरियर में आप क्या करोगे? क्वालिटी चेक लगा दोगे। आप बोलोगे कि आपके ये आम सड़े हुए हैं तो हमारे कंट्री में इंपोर्ट नहीं हो सकते, आपका ये सामान खराब है, नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वालिटी चेक के ऑब्स्टेकल लगा देना। कोटा लिमिट कर सकते हो कि आपके आम इतने ही परसेंट हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो सकते हैं, इससे ज्यादा लिमिट नहीं है, इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर इसके अलावा करेंसी मैनिपुलेशन, ये भी एक टूल होता है जिसमें आप अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो इतना इरोड या कम खत्म करने लगते हो। आप अपनी करेंसी को इतना ज्यादा आप समझिए डेप्रिशिएट कर देते हो कि आपका एक्सपोर्ट बहुत सस्ता हो जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रेड वॉर की। ट्रेड वॉर इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट होते हैं जिसमें टैरिफ ट्रेड बैरियर्स के तौर पे लगाए जाते हैं ताकि सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जा सके इकोनॉमिकली। रिसेंटली यूएसए ने ये टैरिफ जो है वो डिफरेंट कंट्री ने जितने उन पे लगाए थे उस हिसाब से लगा दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ की जो पॉलिसी है वो अपनाई है ताकि दूसरे कंट्री से टैरिफ मैच करते हुए अपने एक्सपोर्ट को यूएसए कॉम्पिटेटिव बना सके। टिट फॉर टैट का फिनोमिना है बेसिकली। एमएसएमई ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसको लॉन्च किया है। ये रैम्प स्कीम का हिस्सा है। सबसे पहले रैम्प को समझिए। रैम का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी। ये वर्ल्ड बैंक की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एमएसएमई मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट कर रही है 5 साल के लिए, 2022 से 27 के बीच में। ऑब्जेक्टिव क्या है? आम सी बात है, एमएसएमई की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उनको फाइनेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। अब ये नया टीम इनिशिएटिव क्या है? ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। इसमें एमएसएमई जो है उनको डिजिटल कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जो है, ओपन नेटवर्क डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म देना ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक मैनर में ऑनलाइन अपनी चीजें बेच सकें। ये सब उनको दिया जाएगा ताकि वो इजिली ग्रो कर सकें। ये 2024 से 27 तक चलेगी। 5 लाख एमएससी जो है उनको बेनिफिट दिया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, इसमें जो आपके मीडियम एंटरप्राइज है ना, उनको हर एक तरीके का बेनिफिट नहीं है, कुछ एक बेनिफिट दिए गए हैं बस, ठीक है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अदर डेवलपमेंट जो एमएसएमई से रिलेटेड है, सबसे पहले डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड लैंडिंग जो इनको दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है। मतलब इसमें जो भी लैंडिंग वगैरह उनको दी जाती है ना, उसका डिजिटल रिकॉर्ड या फुटप्रिंट रखा जाएगा ताकि देखा जाए कि वो अच्छे से उस पैसे को परफॉर्म लेके कुछ काम किए या नहीं किए, ठीक है। डिजिटली उनका वेरीफाइबल डाटा हमेशा रहेगा ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन उन्हीं को दिया जाए जो एक्चुअल में लोन के हकदार हैं। स्वावलंबनी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट का है। नीति आयोग के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाएगा। खास करके वो औरतें जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ती हैं उनको बोला जाएगा कि कैसे वो एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और उनको भी एमएसएमई सेक्टर में लाया जाएगा। डीएक्स एज की बात करें तो डिजिटल एक्सेलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव नीति आयोग का है। इसमें क्या किया जाएगा कि सीएआई नीति आयोग के साथ मिलकर इंपावर करेगा एमएसएमई सेक्टर को, उसको और कॉम्पिटिटिव और रेजिलियंट बनाया जाएगा। स्वायत्त इनिशिएटिव की बात करें तो स्वायत्त इनिशिएटिव गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का इनिशिएटिव था। ये 6 साल इसको हो गए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या था? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसमें सरकार को भी तो सामान चाहिए। सरकार को जैसे अपने ऑफिस के लिए पेन चाहिए, स्टेपलर चाहिए, तो सरकार ये सारा सामान जो था ना वो एमएसएमई से प्रोक्योर करने की कोशिश करती थी, ठीक है। इसी के लिए स्वायत्त इनिशिएटिव आया 2019 में। इसमें स्टार्टअप, वुमेन और यूथ को एडवांटेज दिया गया, उनसे सामान ज्यादा लिया जाए, इसके बारे में बात की गई। एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का है ये, जिसमें एक्चुअल में एमएसएमई इंडस्ट्री को एआई के कॉन्सेप्ट से अवगत करवाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मेजर एंड माइनर मिनरल्स जो है उनकी बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन के द्वारा बेराइट, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज, इनको माइनर मिनरल से मेजर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। रिक्लासिफिकेशन जो है वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिकमेंडेशन से हुआ, जिसको हेड किया डॉक्टर वीके सरस्वत ने। दरअसल क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका जो है ये पेगमेटाइट रॉक से मिलते हैं। इसके साथ और लिथियम, नायोबियम, ये सारे मिनरल भी मिलते हैं। बेराइट जो है ये आपका मिलता है कंक्रीशन और वीन्स में, लाइमस्टोन के अंदर या फिर डोलोस्टोन के अंदर। इसके साथ कोबाल्ट, कॉपर जैसे मिनरल भी होते हैं। इसका एप्लीकेशन ऑयल और गैस ड्रिलिंग में है, टीवी स्क्रीन, रबर, ग्लास, रेडिएशन, पेंट सब में होता है। मेजर और माइनर मिनरल का क्लासिफिकेशन माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 के चलते किया जाता है। माइनर का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, कंकर, क्ले, ये सब जो है ना ये माइनर मिनरल में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेयर करती है। मेजर मिनरल वो होते हैं जो बड़े हैं काफी ज्यादा, जिनका काफी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे कोल हो गया, फिर आपका आयरन, जिंक हो गया।
फ्रेमवर्क इसके लिए क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे कि एक्ट है 1957 का, जिसमें बोला जाता है कि माइनिंग सेक्टर में कौन से मिनरल आएंगे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इस एक्ट के तहत बर्न नहीं किए जाते। मिनरल कंसेशन रूल आते हैं 1960s में। इसमें बोला जाता है कि कैसे लाइसेंस जो है डिफरेंट मिनरल्स को में दिया जाएगा, लेकिन एटॉमिक और माइनर मिनरल का लाइसेंस इसमें नहीं आता। स्टेट गवर्नमेंट माइनर मिनरल को रेगुलेट करती है। डीएमएफ की बात करेंगे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने माइनर मिनरल के रूल को 2015 में अमेंड करके इस बॉडी को बनाया था। जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग से अफेक्ट हो गए हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसमें उन पर्सन को बेनिफिट दिया जाएगा जो माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन में काम कर रहे थे और उनके डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हो गए हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को ये इंप्लीमेंट करती है बॉडी, और इसके तहत 70% जो फंड का हिस्सा होता है ना, वो उस डिस्ट्रिक्ट के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन में जाता है, यानी हाई प्रायोरिटी एरिया में। 30% हिस्सा खर्चे का जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, ये सब में जाता है। नेशनल वाटरवे कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटीज टर्मिनल रेगुलेशन 2025 की बात करते हैं। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको जारी किया है। दरअसल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इसका एम है। ये एंटिटी जो है ये टर्मिनल को नेशनल वाटरवे पे कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में बात करती है। डिजिटल पोर्टल भी इसके लिए डेवलप किया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टर्मिनल डेवलपर को कि कैसे डिजाइन को आपको टेक्निकल तरीके से बनाना है। इनलैंड वाटरवे का अगर स्टेटस देखे तो रिवर, कैनाल, इन सब में वाटर वेज को बनाना, यही एक तरीके से नेविगल वाटर इनलैंड वाटरवे कहलाता है। ट्रेड कंपैरिजन में देखें तो केवल 3.5% हमारा ट्रेड है जो इनलैंड वाटरवे से गुजरता है, जबकि चाइना का काफी ज्यादा है। हमारा मैक्सिमम ट्रेड जो है वो रोड से जाता है, फिर हमारा रेलवे से जाता है, उसके बाद हमारा वाटरवेज के थ्रू जाता है, फिर हमारा एयरक्राफ्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1996 में बनाया गया था नेशनल वाटरवे को रेगुलेट करने के लिए। फिर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट 2014 में आया। वाराणसी से हल्दिया नेशनल वाटरवे 1 है, इसमें सबसे पहले काम किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट कर रहा है। नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 आया जिसमें 111 वाटरवे हमने डिक्लेयर किए। फिर टनेज टैक्स स्कीम आई, यानी कितना टन आप कैरी कर रहे हो वाटरवेज वाटर वेसल में, उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। फिर जलवाहक स्कीम 2024 में आई ताकि एक कॉस्ट इफेक्टिव सेफ कार्गो डिलीवरी की जा सके। नेशनल वाटरवे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले दिए गए हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो है गंगा पे है, हल्दिया से इलाहाबाद को कनेक्ट करेगा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से गुजरेगा। नेशनल वाटरवे 2 जो है ये ब्रह्मपुत्रा पे बनेगा, दुबरी से सरिया जाएगा और ये असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय से गुजरेगा। नेशनल वाटरवे 6 जो है ये बैराक से गुजरेगा, लखीपुर से बंगा तक, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा को कवर करेगा। नेशनल वाटरवे 3 जो है ये वेस्ट कोस्ट कैनाल में बनाया जा रहा है, केवल केरला से गुजरेगा, कोलम से कोट्टापुरम कनेक्ट करेगा। नेशनल वाटरवे 5 जो है ये बाहमनी डेल्टा कैनाल पे बन रहा है। ये आपका गोइनखली से तालचे तक कनेक्ट होगा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल की स्टेट कवर होंगी। जो आपका 4 वाला है इसमें गोदावरी कृष्णा कैनाल आएंगी, ये काकीनाडा से पुडुचेरी तक आपका जाएगा, साथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को कवर करेगा। अर्बन चैलेंज फंड की बात करें तो बजट 2025 ने इसको अनाउंस किया है। 1 लाख करोड़ तक का ये फंड है ताकि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन जो है वो किया जा सके। ये फंड जो है सिटीज एज अ ग्रोथ हब के तौर पे वाटर एंड सैनिटेशन में यूज किया जाएगा। फंड जो है वो 25% जो कॉस्ट होगा बैंकेबल प्रोजेक्ट का उसमें भी योगदान करेगा। 50% इसका जो फंड है वो बॉन्ड वगैरह से आएगा। इंडिया का अर्बनाइजेशन अगर देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से अर्बन यूनिट वो होता है जो कि किसी स्टैट्यूट में डिमेंशन किया हो, जैसे कि आपका म्यूनिसिपैलिटी हो गया, कैंट बोर्ड हो गया, स्टैट्यूटरी टाउन हो गया। इसकी पॉपुलेशन 1 लाख से जो ज्यादा है वही होनी चाहिए। और इसके अलावा अदर प्लेसेस भी हैं, जैसे मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 की होनी चाहिए। 75% या उससे ज्यादा के जो वहाँ पे मेल हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होने चाहिए। फिर डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। अर्बन प्लानिंग स्टेट सब्जेक्ट है, 12th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। 12th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है। अदर की इनिशिएटिव में बात करेंगे कुछ अनाउंसमेंट की। सबसे पहले बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में उसको एड्रेस करने की बात की गई है। इसमें रूरल इकोनॉमी में स्किलिंग इन्वेस्टमेंट लेके आया जाएगा। रूरल वुमेन, यंग फार्मर्स, इन सबको टारगेट किया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा क्रिएट किया गया है ताकि स्कोर कार्ड दिया जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, उनकी क्रेडिट नीड फिर उस हिसाब से एड्रेस की जा सके। मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस, यानी कि हमें दालों में आत्मनिर्भर बनना है। 6 साल का मिशन है। तुर, उड़द और मसूर की दाल में तो बनना ही है। ये इसमें क्या है कि हाई प्रोटीन के कंटेंट जो है पल्सेस का उसको ज्यादा ध्यान में रखना है जब खेती करनी है। क्लाइमेट रेजिलियंट सीड हमारे पास होने चाहिए। फिर 3 पल्सेस को प्रोक्योर करने वाली बॉडीज जो है वो भी बनाई गई है। नेक्स्ट अदर की डेवलपमेंट में बात करेंगे। ई नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म के बारे में। 10 नई कॉमोडिटी को इस प्लेटफॉर्म से खरीदा बेचा जाएगा। दरअसल देखिए खरीदने बेचने के लिए एपीएमसी मंडीज होती हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई होती हैं, ठीक है। लेकिन इन सारी मंडीज, देश भर की मंडीज को आपस में कनेक्ट करने वाला ही ये प्लेटफॉर्म है। ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें सारी मंडीज को आपस में यूनिफाई कर दिया गया है। 2016 में ये आया था। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम
जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो देखिए ये कोई अलग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मंडीज का बना हुआ है उसको डिजिटल फॉर्मेट में लेके आने वाला है और साथ में उसको कनेक्ट कर दिया है इसने, ठीक है। तो केरला में बैठा हुआ किसान चाहे तो पंजाब से भी खरीद सकता है चीजें, ऐसे समझिए, बेच सकता है पंजाब में भी, ऐसे समझिए, ठीक है। तो स्टेट एपीएमसी एक्ट के तहत एपीएमसी जो है उनको गवर्न किया जाता है, हर एक राज्य का अपना अपना एक्ट होता है। टोबैको की बात करेंगे, इंडिया के जो टोबैको एक्सपोर्ट है वो डबल हो गया 4 साल में। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया टोबैको का, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, मेजरली ये गुजरात में प्रोड्यूस होता है। 20 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, और ये अगर रेनफेड क्रॉप के तौर पे आपका उगाया जा रहा है तो रेनफॉल जो है वो इसका 500 mm तो एटलीस्ट होना चाहिए। सैंडी या सैंडी लोमी सॉइल जो है इसमें चाहिए। आंध्र प्रदेश एक्सेप्शन है जहाँ पे ब्लैक सॉइल में भी टोबैको उगता है। गम अरेबिक या अकेशिया गम की बात करेंगे, इसकी स्मगलिंग जो है वो सूडान से हो रही है, इसका ग्लोबल सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये दरअसल एक ड्राइड वाटर सॉल्यूबल एजेंट है जो अकेशिया की ट्री से निकलता है। अकेशिया का जो पेड़ है ना, ये अफ्रीका के सहेल रीजन में उगता है, वहां पे पूरी गम बेल्ट है जहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं। कॉम्पोजिशन में देखें तो इसमें पॉलीसेक्रेट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह भी होते हैं, और इसको इमल्सिफायर स्टेबलाइजर या फूड इंडस्ट्री में थिकनर के तौर पर यूज किया जाता है। ये एक डाइटरी फाइबर के तौर पर भी यूज होता है। न्यू हार्मोनाइज सिस्टम कोड फॉर जीआई टैग राइज की बात करें तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 को अमेंड किया गया है इस कोड के लिए। सो देखिए दरअसल क्या है, ये कोड जो है ये ग्लोबल प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन करने के लिए काम आता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इस कोड को लेके आई थी। 6 डिजिट का ये होता है, क्लासिफिकेशन करता है डिफरेंट कॉमोडिटीज का। कंट्रीज जो है वो लॉन्गर कोड जो है वो ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द हार्मोनाइज्ड कॉमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम इसको गवर्न करता है। एचएस जो है वो हर 5-6 साल में इसको एक तरीके से अपडेट करता रहता है। इसका एडॉप्शन काफी कंट्रीज ने किया है, इंडिया ने भी किया है। इसका वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम के अंदर है। 1952 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल के तौर पे बनी थी। इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका मिशन क्या है कि इफेक्टिवनेस कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की इनहांस करना। ये एक्सक्लूसिवली कस्टम मैटर्स पे ही फोकस करती है। 186 इसके मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, आरबीआई ने इसको पब्लिश किया है। इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इसको कहा जा रहा है। कैसे पेमेंट का डिजिटलाइजेशन कंट्री में हो रहा है, इसको इस 2018 से कंपेयर किया जाता है, तो बेस ईयर जो है वो 2018 है। पैरामीटर्स कौन से जज किए जाते हैं कि पेमेंट इनेबलर्स कितने हैं कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सप्लाई और डिमांड साइड में पेमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, कंज्यूमर की सेंट्रिसिटी कितनी है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा कम यील्ड मिल रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो जाता है, मतलब जा रहा है, वापस जा रहा है, लोग इसको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। दरअसल ये बॉन्ड ही है, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट में डाला जाता है, ग्रीन प्रोजेक्ट में डाला जाता है, ताकि कार्बन एमिशन वगैरह रिड्यूस किया जा सके। फेमा 1999 की बात करेंगे, गवर्नमेंट ने स्टेट रन बैंक को ये बोला है कि जो भी वायलेट करे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, उसके खिलाफ पेनल्टी एक्शन लो। ये आपका एक्ट 1973 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव था एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करना, लेकिन किसी भी तरीके की ब्लैक मनी मार्केटाइज नहीं होनी चाहिए। ये इंडिया के अक्रॉस सप्लाई होता है, और इसके अलावा इंडियन एंटिटी अब्रॉड में है, वहां पे भी अप्लाई होता है। ईडी जो है उसको देखता है इसके एग्जीक्यूशन को। स्टैगफ्लेशन की बात करेंगे, यूएस मार्केट में ये आ रहा है। स्टैगफ्लेशन वो होता है जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट तो हाई होता ही है, इन्फ्लेशन भी बहुत हाई होता है। जनरली क्या होता है, जब भी आपका इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है ज्यादा, मतलब मार्केट में जो डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई जो है चीज़ों का वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जॉब जो है वो लोगों के पास सिक्योर रहती है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, इन्फ्लेशन के साथ-साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। सप्लाई साइड के शॉक की वजह से ये जनरली हो रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं। एल्गोरिदम ट्रेडिंग की बात करें तो सेबी ने इसके नए रूल जो है वो निकाले हैं। दरअसल ऐसे समझिए ये एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है, मतलब अपने आप से सिस्टम ट्रेडिंग जो है वो करता रहेगा। और ये पहले क्या थी, एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा ही की जाती थी, लेकिन रिटेल लेवल पे भी इसको परमिट कर दिया गया है। व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स दो तरीके की हो सकती है। व्हाइट बॉक्स में अगर एल्गोरिदम ने ट्रेड किया तो उसका लॉजिक डिस्क्लोज होता है, पता रहता है। ब्लैक बॉक्स में लॉजिक पता नहीं रहता। इसमें ट्रेडिंग की लिमिट जरूर लगा दी है, क्योंकि रिटेल वाले या इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप कर रहे हो ये ट्रेडिंग तो आप पे लिमिट है, ठीक है। और एल्गो प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। और ये एल्गो प्रोवाइडर सेबी के साथ रजिस्टर नहीं होते हैं, एक्सचेंजेस के साथ रजिस्टर होते हैं। री इंश्योरेंस की बात करें तो देखिए, इंश्योरेंस वाली कंपनी को भी अगर इंश्योरेंस करवाना पड़े तो वो री इंश्योरेंस होता है। हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, कॉर्पोरेशन, ये इकलौती री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर। अभी एक प्राइवेट फर्म है जिसका नाम है वेलितिस रे, इसको भी इंडिया में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने री इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए परमिशन दे दिया, ठीक है। तो ये दरअसल जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उनके रिस्क को मैनेज करने के लिए होती है, इंश्योरेंस वालों को इंश्योरेंस देने के लिए होती है। एफडीआई लिमिट जो है ये भी आपका इंक्रीज कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, ये 74 से 100% तक कर दिया गया है।
पहले ही 74 हुआ करता था। गोल्ड प्राइस जो है उसकी बात करेंगे, इनका काफ़ी दाम जो है गोल्ड प्राइस का वो अब बढ़ चुका है। दरअसल ये 1 लाख तक पहुँच गया था, क्यों हुआ? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वर्ल्ड में बहुत जगह-जगह वॉर चल रही है, यूएस ने फेडरल रेट जो है उसको कट कर दिया, मतलब अपने रेट को ही कम कर दिया यूएस ने, ठीक है? तो इसकी वजह से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे, यूएस डॉलर वीक हो गया तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे। सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। इंडिया के अंदर गोल्ड की ओर अगर देखें तो बिहार में मैक्सिमम पाई जाती है, मेटल कंटेंट में कर्नाटका में सबसे ज़्यादा गोल्ड है। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो गोल्ड के रिजर्व यूएस के पास सबसे ज्यादा है, फिर जर्मनी और इटली के पास है। एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा जर्मनी रहा है 2023 में। इंडिया की गोल्ड मार्केट देखें तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम गोल्ड में, चाइना सबसे पहले नंबर पे है। 85% इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट होता है। एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या फिर इको 2.0 सिस्टम की बात करें तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये दरअसल एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि आपकी कंट्री का प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है? तो नए रूल के हिसाब से ना केवल कंट्री का सर्टिफिकेट ओरिजिन का आपको नहीं देना है, प्रूफ ऑफ ओरिजिन ही नहीं देना है आपको। 1 सेकेंड, आपको केवल सर्टिफिकेट नहीं देना है, आपको प्रूफ ऑफ ओरिजिन भी देना पड़ेगा कि ये वाला प्रोडक्ट केवल आप ही के कंट्री में बना है, ऐसा नहीं कहीं और से बन के आया है। तो प्रूफ ऑफ ओरिजिन देना पड़ेगा ताकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत आप फालतू के टैक्स बेनिफिट ना लो, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे इनिशिएटिव, जिसमें इंडिया के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का इनिशिएटिव है। वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस जो है इसके तहत इंडिया के जितने मेजर पोर्ट हैं वहां पे स्टैंडर्डाइज किया जाएगा सारे ऑपरेशन को। फिर सागर आंकलन के तहत मेजर और नॉन मेजर पोर्ट जो है इनको इवेलुएट किया जाएगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के चलते। ग्लोबल पोर्ट कंजोर्टियम जो है भारत का, उसके ऊपर बात की गई है, जिसमें लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन जो है उसको मजबूत किया जाएगा। मैत्री लोगो जो है उसकी बात की गई है। इसमें आप ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल ट्रेड और रेगुलेटरी जो इंटरफेस है ना उनके बीच में जो भी प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। और इंडिया और यूएई ने मिलकर इसको लॉन्च भी किया है। अब बात करेंगे सागरमाला। 1 सेकेंड, ये इंडिया और यूएई की जो ट्रेड है उसको मदद करेगा। लॉन्च इंडिया ने इसको किया है मैत्री लोगों को। सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव की अगर बात करें तो इसको नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी ने लॉन्च किया है ताकि पोर्ट लेड डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा हो सके। ये स्टार्टअप जो भी पोर्ट के एरिया में वर्क करें, ग्रीन शिपिंग पे, स्मार्ट पोर्ट पे, लॉजिस्टिक पे, उनको और ज्यादा इंपावर करेगा। रिसर्च इनोवेशन स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप इसके टारगेट रहेंगे या इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें फंडिंग मेंटरशिप सब ऑफर की जाएगी। समर्थ की बात करेंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दरअसल ये एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो टेलीकम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर के स्टार्टअप को मदद करेगा। ऐसे समझिए कि इसमें सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल को आप टेस्ट कर सकते हैं जाके, अगर आप नया स्टार्टअप लेके आ रहे हो, ठीक है? तो स्टार्टअप में जो स्टार्टअप जब आप खोलते हो तो उसकी टेस्टिफिकेशन करना, उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स तो होने चाहिए ना, उसको ये प्रोवाइड करता है एक तरीके से। नक्शा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है। दरअसल अर्बन हैबिटेशन के नक्शा को डेवलप करना ही नक्शा है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। 2024 में अनाउंस किया गया है। ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। लैंड रिकॉर्ड अर्बन एरियाज के अपडेट इसके तहत किए जाएंगे। 1 साल का पायलट प्रोग्राम है। सर्वे ऑफ इंडिया इसमें टेक्निकल पार्टनर है। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। स्टेट लेवल की कमेटी जो है चीफ सेक्रेटरी लेवल की वो कोऑर्डिनेट करेगी। अब बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। इनको 14th महारत्न कंपनी डिक्लेयर किया गया है। महारत्न बनने से पहले ये नवरत्न जरूर होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की कंडीशन है, पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर जो है वो होना चाहिए। ये सारी कंडीशन स्टैटिस्टिक्स में है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस इस कंपनी का होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी होनी चाहिए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात करें तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने ये सेंटर जो है वो खोला है। दरअसल इसमें ग्लोबल टैलेंट जो है उसको पूल किया जाएगा, फिर उस हिसाब से उस टैलेंट को यूटिलाइज किया जाएगा। बिराक की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, इन्होंने बायो इकोनॉमी की रिपोर्ट 2025 की निकाली है। बिराक जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत 2012 में नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तौर पर सेटअप किया गया था। ये इंडस्ट्री को एकेडमिक से कनेक्ट करता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट इनिशिएटिव जो है वो इसी के हैं, जैसे कि जन केयर हो गया, फिर सीड फंड हो गया, लीफ फंड हो गया। पोटैश की बात करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि पोटैश का रिजर्व राजस्थान में पाया गया है। पोटैश एक इम्प्योर कॉम्बिनेशन है पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम सॉल्ट का। इसका प्रिंसिपल जो ओर है ना वो सिल्वेनाइट होता है। एग्रीकल्चर में 90% जो पोटेशियम फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है, साथ में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस यूज होते हैं। इनका रेशो 4:1 ही होना चाहिए। वाटर की प्योरिफिकेशन में भी आपका ये यूज होता है, हार्डनेस जो है वाटर की वो हटाता है। इसके अलावा ग्लास सेरेमिक सोप में यूज होता है। कॉमन टाइप के पोटाश फर्टिलाइजर सल्फेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश है। पोटाश जो है वो मोलेसिस से भी बनता है। ये 100% इंडिजिनस फर्टिलाइजर है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम पे ये चलाया जाता है। पोटाश जो है इसको क्रिटिकल मिनरल भी डिक्लेयर किया गया है। इसका डिपॉजिट राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इंडिया जो है 100% पोटाश की रिक्वायरमेंट को इम्पोर्ट के थ्रू ही एड्रेस करता है। पोटाश जो है ये रेजिस्टेंस करता है डिजीज के खिलाफ प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा मूवमेंट करता है, न्यूट्रिएंट का क्वालिटी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, हेल्दी रूट सिस्टम डेवलप करता है, शुगर और स्टार्च का फॉर्मेशन करता है और प्लांट की विगरिटी को इंक्रीज करता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का स्कीम का मतलब क्या हुआ कि कलेक्टिवली आप सारे न्यूट्रिएंट पे एक सब्सिडी नहीं दे रहे हो, आप अलग अलग न्यूट्रिएंट पे सब्सिडी दे रहे हो, जैसे नाइट्रोजन पे अलग, फॉस्फेट पे अलग, पोटैश पे अलग, सल्फर पे अलग, ठीक है? और इसमें डायमोनियम फॉस्फेट जो है
उसके ऊपर अलग सब्सिडी है। तो पी एंड के सेक्टर यानी कि फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो सेक्टर है उसमें अभी भी सब्सिडी डी कंट्रोल्ड है, यानी कि मार्केट में सब्सिडी आपकी सरकार डिसाइड नहीं करती है। इसमें फर्टिलाइजर की जो कंपनीज है ना, वो फिक्स एमआरपी पे दे देती हैं जो देना होता है, फिर सब्सिडी उनको ट्रांसफर कर दी जाती है। कॉपर डिपॉजिट की बात करें तो इंडिया ने 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का ब्लॉक जाम्बिया में सिक्योर किया है, जहां से कॉपर निकाला जाएगा। कॉपर एक क्रिटिकल मिनरल है जो हाई डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और थर्मल प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। कॉपर का और रिजर्व इंडिया में पाया जाता है, लेकिन लो ग्रेड का है। कॉपर की जो ओर है इसको कैल्कोपाराइट भी कहते हैं। ये टॉप 3 स्टेट जहां पे रिजर्व है इंडिया के अंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड है। मेजर माइंस इंडिया के अंदर सिंहभूम कॉपर बेल्ट है जो बिहार में है, खेतरी वाली राजस्थान में है, बालाघाट वाली एमपी में है। टॉप 3 कंट्रीज में चिली, डीएमआरसी आता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात अगर की जाए तो इंडिया का एलएनजी जो है उसका इंपोर्ट यूएसए से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एलएनजी का मतलब नेचुरल गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देना, इसको ठंडा करके, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मीथेन होती है, ये ऑर्डरलेस होती है, स्मेल नहीं होती इसकी कोई, ना कलर होता है, नॉन टॉक्सिक भी है, नॉन कोरोसिव भी है। एलएनजी जो है वो 40% लेस सीओ टू या कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है एज कम्पेयर टू द कोल। ये फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया एलएनजी का इंपोर्टर है। गवर्नमेंट जो है वो नेचुरल गैस की शेयर को एनर्जी मिक्स में 15% तक बढ़ाएगी 2030 तक। ई श्रम माइक्रोसाइट एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दरअसल स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नेशनल ई श्रम के डाटाबेस के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें वर्कफोर्स की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके गैप्स को जो है वो रिकॉर्ड के तौर पे देखा जाएगा। उस हिसाब से जॉब्स जो हैं उनके शॉर्टेजेस को देखते हुए जॉब क्रिएट की जाएंगी। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करें तो उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस को इन्होंने अवार्ड दिया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। ये वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इन्हीं के साथ मिलकर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के तहत ये आते हैं, ये स्टैंडर्ड तय करते हैं वोकेशनल एजुकेशन के। इसके अलावा किस अवार्ड को रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये सब भी करते हैं। जयपुर डिक्लेरेशन जो है वो 12th रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया के मौके पर डिक्लेयर किया गया है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का ही डिक्लेरेशन है कि हमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन के मॉडल को ध्यान में रखना है और दोबारा से चीजों को रीयूज करना है, ठीक है। ये वॉलेंट्री डिक्लेरेशन है, इसमें रिसोर्स की जो एफिशिएंसी है उसका ध्यान रखा जाएगा। सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी एक ग्लोबल अलायंस है, उसके उसमें भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स आपकी न्यूज में है, जैसे इंडिया गैस मार्केट की रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है। बिकमिंग अ हाई इकोनॉमी इन अ जनरेशन वर्ल्ड बैंक निकालती है। जॉब्स एट योर डोर स्टेप वर्ल्ड बैंक निकालती है। वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट निकालता है। ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया रिपोर्ट नेशनल हाउसिंग बैंक निकालता है। इंडिया का ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स मर्सर मैटी निकालते हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन की बॉडी ही निकालती है, यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाली बॉडी ही निकालती है। सो इसी के साथ आपका ये जो पार्ट है कंप्लीट होता है। अगले वाले पार्ट में इसका बचा हुआ जो हिस्सा है उसको कवर कर देंगे, तो आपका मैगजीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।